बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, इस टाइम मैं बोर्ड्स ऑनलाइन परफेक्ट श्योर सीरीज़ के नाम से जो हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है, इसमें फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके बोर्ड्स में पूछे जाते हैं वो 9 है। और इस टाइम जो ये सेशन होगा ये प्योरली बोर्ड्स ओरिएंटेड होगा। मेरी बात को अच्छी तरह समझ ले, बोर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। यानी ये गैस पैटर्न वाला डिस्कशन नहीं है। ये सारा बोर्ड्स का जो भी सिलेबस है वो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं इस क्लास में, इस सेशन में। तो लेकिन जो भी डिस्कशन होगा वो लिमिटेड होगा कि किस अंदाज में आपको बोर्ड्स में वहाँ लिखना है। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन। किस पे लिखना है नोट? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड देन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। व्हाट डज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन? सी, हमारे पास कोई भी चार्जेड सब्सटेंस है, उसकी चार्ज होगी या तो 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ना तो 2 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ना तो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसकी चार्ज 1.1 ई नहीं होगी, इसकी चार्ज 1.2 ई नहीं होगी। इसकी चार्ज या तो 1 होगी, ना तो 2 होगी, ना तो 3 होगी, ना तो -1 ई, ना तो -2 ई, ना तो -3 ई। यानी जो चार्ज है वो कंटिन्यूस वैल्यूज नहीं लिया करता, वो क्वांटाइज डिस्क्रीट वैल्यूज लिया करता है। यानी एज पर दिस कॉन्सेप्ट द चार्ज ऑफ ए बॉडी डज नॉट टेक कंटिन्यूस वैल्यूज बट इट टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज। डिस्क्रीट वैल्यूज का दूसरा नाम क्वांटाइज्ड वैल्यूज। एंड वो वैल्यूज किसके बराबर होते हैं? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन and is equal to the integral multiple of charge of electron। और जो क्वांटाइजेशन की इक्वेशन है दैट्स Q is equal to Ne। I write here plus and minus, यानी चार्ज कैन बी प्लस माइनस एनी वायर n is an integer 1 2 3 4 so on। एंड जो इलेक्ट्रॉन की चार्ज है यहाँ पे वो है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम और नथिंग एल्स। आपको एग्जाम में बस यही लिखना है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होती है कोई भी बॉडी जो है वो चार्ज का वैल्यू लेगी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी द चार्ज इज क्वांटाइज्ड, इट डजंट टेक कंटिन्यूअस वैल्यूज बट इट टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज एंड द चार्ज Q इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। अच्छा, मुझे यहाँ बिल्कुल मैंने कहा ये प्योरली बोर्ड्स ओरिएंटेड, ना मुझे यहाँ कॉर्क्स डिस्कस करने हैं, ना मुझे ये बोलना है कि फ्रीली एग्जिस्टिंग चार्ज सिर्फ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बस मैं अपना डिस्कशन जो है वो प्योरली लिमिटेड रखता हूँ आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। तो ये आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नोट है, ठीक। अच्छा, जहाँ से भी मैं बोलूँ, जहाँ मुझे कुछ थ्योरेटिकल लाइन्स लिखनी थी वो मैंने लिख डाली है, ठीक है ना, वरना वो टाइम लिखने के दौरान मुझे यहाँ डिस्कशन के दौरान ये टाइम खा जाता। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जो हमारी यूनिवर्स है या कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसकी चार्ज कांस्टेंट रहेगी। यानी चार्ज कैन अपीयर एट वन पॉइंट बट द अमाउंट ऑफ द चार्ज विच कैन अपीयर एट वन पॉइंट वो अपीयर तब होगी जब किसी दूसरी जगह उतनी ही चार्ज डिसअपीयर हुई होगी, या जितनी किसी जगह डिसअपीयर हो जाएगी किसी दूसरी जगह वो अपीयर हो जाएगी। टोटल यूनिवर्स की चार्ज कांस्टेंट है। यानी मैं ये भी कह सकता हूँ द चार्ज अमाउंट ऑफ द चार्ज प्रेजेंट दिस टाइम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बिग बैंग। तो मुझे ये लेकिन लिखना बोर्ड में कैसे है कि द टोटल चार्ज ऑफ यूनिवर्स या आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, बस इतना ही लिखना है। और एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल्स दो मैंने यहाँ कोट किए हैं। एक पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो है ये कंबाइन होकर गामा फोटॉन देता है। देखो, इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1 है, इसका +1 है, और यहाँ पे गामा फोटॉन की चार्ज 0 है। यानी बिफोर रिएक्शन टोटल चार्ज था -1 + 1 दैट्स 0 एंड आफ्टर रिएक्शन इट इज 0। सो द टोटल चार्ज इनिशियल 0 था, बाद में भी 0 आया। या और एक फेमस एग्जाम्पल है बीटा नेगेटिव डिके। एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रॉन की 0 चार्ज होती है। देखो, प्रोटॉन की आएगा +1, इलेक्ट्रॉन की आएगा -1, इसका आएगा 0, इसका आएगा +1, इसका आएगा -1। देखो, +1e और -1e टोटल आफ्टर इसकी तो 0 है। यानी रिएक्शन जब ये टूट जाएगा, फाइनल जो प्रोडक्ट मिले हमें, इसकी नेट चार्ज 0, इनिशियली भी क्या थी 0।
तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, कोई भी रिएक्शन हो जाए, जो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट्स होंगे जो उनकी चार्ज होगी और जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी चार्ज बराबर होगी। ओवरऑल चार्ज, तो यहाँ पे आप ये नहीं बता सकते सर यहाँ पेयर एनिहिलेशन में दो चार्ज जो है वो एनिहिलेट, वो डिस्ट्रॉय होगी। चार्ज कैन बी क्रिएटेड, charge can be destroyed, but in pairs. Here charge has been destroyed, but in pairs. So this is the concept of conservation of charge. The total charge of universe or isolated system remains constant. तो दो एग्जाम्पल्स आप बोर्ड्स में कोट करोगे, एक मैंने पेयर प्रोडक्शन की एग्जाम्पल ली यहाँ पे, पेयर एनिहिलेशन की, और दूसरा है बीटा नेगेटिव डिके की। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2. स्टैंड एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ. Coulomb's law gives the electrostatic force between two charges at rest, rather 2-point charges. तो ये लॉ कहता है अगर मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस होंगे Q1 एंड Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है, एज पर दिस लॉ, Coulomb's law, the electrostatic force between the two charges, point charges, is directly proportional to the products of the charge. जितना इन चार्ज का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना फोर्स ज्यादा होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. तो यही स्टेटमेंट मैंने लिखा, एज पर दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस एट रेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सम ऑफ देयर टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, to the product of their charge, and inversely proportional to the square of distance between them. यानी अगर यहां पे हमारे पास चार्ज Q1 है और यहां पे हमारे पास चार्ज Q2 है और इनके बीच में डिस्टेंस R है, कोलम्बस लॉ कहता है फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू product of charges, that's Q1 into Q2, equation 1. Force is inversely proportional to R square, equation 2. So combining first and second, from first and second, force is proportional to Q1 Q2 by R square. बहुत सिंपल है, यहां से F is equal to, तो यहां कुछ कांस्टेंट डालोगे, दैट कांस्टेंट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. So this gives where बोर्ड में बिल्कुल ऐसे लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ और यूनिट आएगा इसका न्यूटन आएगा, इसका कूलम स्क्वायर आएगा, इसका मीटर स्क्वायर वहां आ जाएगा, और न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, दैट्स न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, तो कूलम रेज़ टू -2. एंड जो एप्सिलॉन नॉट इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, यूनिट इसका न्यूटन इनवर्स, फिर मीटर -2 कूलम स्क्वायर. इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. जब आप इस स्टेप पे आओगे इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दोगे. सो व्हाट डज इक्वेशन 1 गिव? इट गिव्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस separated by some distance r, but separated in the medium, that's vacuum here. Here the medium is vacuum. So this gives the force between the two charges. This gives the force between two charges in vacuum. So I write here. This gives force between charges in vacuum. Now, अगर मैं अब इन्हीं दो चार्जेस को किसी और मीडियम में डुबाता हूं, यानी मीडियम में वैक्यूम नहीं, कोई और मीडियम, फॉर वाटर में मैंने डुबाया. नाउ इन अदर मीडियम, अगर मैं किसी और मीडियम की बात करूंगा, वहां पर दो चार्ज के दरमियान जो फोर्स है उस फोर्स को मैं डिनोट करूंगा एफ डेज से. वो आएगा बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम.
यहाँ आएगा परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में मैंने इसको डुबाया। देन चार्ज Q1, चार्ज Q2, डिस्टेंस मैंने वही रखी, इट्स आर स्क्वायर। सो आई विल पुट इट इक्वेशन सेकंड। नाउ मैं क्या करूंगा, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट। तो नंबरिंग में मैंने इसको फर्स्ट रखा, इसको सेकंड रखा, तो इसको थर्ड नाम रखूंगा मैं, इसको मैं फोर्थ नाम रखूंगा। नाउ डिवाइड फर्स्ट, डिवाइड थर्ड बाय फोर्थ। वहां था एफ और यहां आएगा डिवाइड बाय एफ डैश। डिवाइड करने देखो, वहां पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। वहां था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यहां पर भी है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर यहां भी कैंसिल, 4 पाई यहां भी कैंसिल, एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन मीडियम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन मीडियम बाय एप्सिलॉन नॉट को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन और, या इसी का दूसरा नाम है के। के को हम नाम यूज देते हैं, नाम देते हैं इस बार डायरेक्ट कांस्टेंट। और एप्सिलॉन आर को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी किसी भी मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम और डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। ठीक, तो यहां से क्या निकलेगा, यहां से मुझे एफ बाई एफ डैश निकला बराबर के। तो मेरा एफ डैश जो आएगा, मेरा जो एफ डैश आएगा वो आएगा बराबर एफ बाई के। अच्छा, यहां में और बात का एक दो पॉइंट्स मेंशन कर लूं। यहां पे डायरेक्ट कांस्टेंट जो है ना, इसका वैल्यू है 1 फॉर वैक्यूम, वैक्यूम या फ्री स्पेस के लिए 1, बिकॉज जब फ्री स्पेस की बात की जाएगी तो मीडियम है वहां एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, वो तो 1 बनेगा, ठीक है। और इसका वैल्यू है इन्फिनिटी फॉर मेटल्स, ठीक। सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो इसका है वो 1 है फॉर वैक्यूम, ठीक। अब देखिए किसी भी मीडियम में जो दो चार्ज के बीच में फोर्स था एफ डैश, वो बराबर है एफ डिवाइडेड बाय उस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट। कोई भी मीडियम जो होगा उसका डायरेक्ट कांस्टेंट 1 से ज्यादा होगा, सबसे लोवेस्ट वैल्यू 1 वो फ्री स्पेस का है। तो इसका मतलब ये है, जब हम दो चार्जेस को किसी भी मीडियम में डुबाते हैं तो जो फ्री स्पेस में उनके बीच में फोर्स था, उस फोर्स को डिवाइड होगा उस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट, तो वो फिर एफ डैश के बराबर, यानी उस मीडियम में जो उनके बीच में फोर्स होगा उसके बराबर आएगा। तो मतलब जो एफ डैश होगा वो लेस देन एफ होगा, यानी the force between the two charges in vacuum will be the highest. If we will put the same two charges at same distance in any other medium, then the force will decrease and it will decrease by the factor of k. तो वैक्यूम के फोर्स को उस मीडियम का डायरेक्ट कांस्टेंट डिवाइड होता है तो वो एफ डैश के बराबर, यानी जो उस मीडियम में उनके बीच में चार्ज है उसके बराबर आता है। होगी ये कहानी कूलम्स लॉ। यहां तक लिखोगे, सबसे पहले क्या करोगे आप यहां स्टेटमेंट याद रखोगे जो आपको याद है, ठीक है ना। और उसके बाद उसके बाद डेरिवेशन यहां स्टार्ट करोगे। पहले वैक्यूम में निकालोगे, फिर किसी और मीडियम में निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, यहां डायरेक्ट कांस्टेंट भी आएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हमें कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, चार्ज Q1 बनाई, चार्ज Q2 बनाई, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, इसका पोजीशन वेक्टर R2 है। अगर मुझे यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालनी है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तो देखो मैं ट्रायंगल यूज करूंगा। यहां से यहां तक है R1, यहां से यहां तक है R2। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए तो ट्रायंगल कहेगा इन दो का सेंस, देखो इन दो का सेंस सेम है, तो इन दो को ऐड करोगे वो R1 के बराबर, यानी R2 plus this one is equal to R1. R2 plus this is equal to R1. So this is equal to R1 minus R2. तो ये बन जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R1 माइनस R2 को हम डिनोट करते हैं R12 वेक्टर से। देखो R12 होता है R1 माइनस R2, तो यहां से यहां तक मैंने बोला R12, दैट्स R1 माइनस R2। तो by using same logics,
अगर यहां से यहां तक मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू R21, वो निकलेगा R2 माइनस R1 ट्रायंगल लॉ से। तो अब क्या हम करेंगे इसके बाद, देखिए आराम के साथ, हमने क्या किया हुआ है, मैंने ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, उस फोर्स का नाम मैंने रखा F12, यानी ये फोर्स ऑन 1 है ड्यू टू 2, और ये चार्ज इस पे एक्सर्ट करेगी इधर, यानी वो फोर्स है 2 पर ड्यू टू 1, यह है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और यह है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक, बहुत अच्छा। अगर मुझे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 चाहिए, ऑब्वियसली बात है वो तो बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अच्छा यहां से मैं एक बात मेंशन करके रखूंगा, जो R12 वेक्टर है और जो R21 वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और उस मैग्नीट्यूड को मैं नाम रखूंगा से, मैंने इसको R नाम रखा। इन दो वेक्टर्स का डायरेक्शन तो डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड तो सेम है, जितना इसकी दूरी यहां से उतनी ही दूरी इसकी यहां से है, तो उसको मैंने रखा R नाम। देखो फोर्स जो दो चार्ज के बीच में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर, दैट्स R स्क्वायर। लेकिन मुझे F12 वेक्टर फॉर्म में चाहिए। आपको पता है मैग्नीट्यूड के साथ जब यूनिट वेक्टर हम डालते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी देता है। तो देखिएगा F12 की डायरेक्शन वही है जो R12 की है। रिपीटिंग, F12 की डायरेक्शन वही है जो R12 के है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहां पर R12 यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई दूंगा, तो ये मुझे F12 की मैग्नीट्यूड भी दे रहा है और डायरेक्शन भी दे रहा है। इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं निकालूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। फोर्स का खाली मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दैट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q1, देन इट इज Q2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखिएगा जो यहां से यहां तक दूरी है, देखो इस फोर्स जो फोर्स 2 पे लग रहा है 1 की वजह से, उस फोर्स की डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन R21 वेक्टर की है। तो मैं इसलिए इसको मल्टीप्लाई दूंगा R21 यूनिट वेक्टर। इक्वेशन सेकंड देखिएगा, सिंस मुझे पता है R21 यूनिट वेक्टर जो है वो R12 यूनिट वेक्टर के बराबर नहीं है। देखो दोनों यूनिट वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मगर डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए मैं इसको माइनस लिखूंगा, यानी R21 है बराबर R12 का माइनस। अब देयरफॉर यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड जब मैं यूज करूंगा, देखो R21 R12 के बराबर है, मगर साइन आएगा माइनस। इसका मतलब है देखो ये सारा मैग्नीट्यूड जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वो भी इसी के बराबर है, लेकिन यहाँ R12 है, यहाँ R21 है, मगर ये मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। यानी यहाँ से फिर पता चला कि मेरा जो F21 वेक्टर है वो माइनस F12 वेक्टर है। यानी जितना फोर्स ये चार्ज इस पे देगी उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे देगी, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब ये है मैग्नीट्यूड तो फोर्स का सेम होगा पर डायरेक्शन अपोजिट होगी। इसका मतलब है कूलम्बस लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब है कूलम्बस लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बोर्ड्स में कभी कभार आपको पूछा जाता है इसके साथ कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कूलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म की सिग्निफिकेंस क्या है। वहां पे लिखोगे आप द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्बस लॉ इन वेक्टर फॉर्म इज दैट apart from magnitude, it also gives the direction of the electrostatic force. मैग्नीट्यूड के अलावा ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी देता है। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
राइट शॉर्ट नोट ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये प्रिंसिपल कहता क्या है, सिंपली मैं समझाऊंगा। पहले ये एक चार्ज, इसको ये सराउंडेड है बाय मेनी मेनी अदर चार्जेस। यहाँ भी कोई चार्ज है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये चार्ज भी इस फोर्स एक्सर्ट करेगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, और जो उस पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इन सारे फोर्स का वेक्टर सम होना चाहिए, बिकॉज फोर्स वेक्टर है। तो हम इसको अगर अंग्रेजी तर्जमा करेंगे तो बात ऐसी आएगी, द नेट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज is nothing but it is the vector sum of all the forces acting on it due to other charge. देखिए, the net electrostatic force on a charge is equal to the vector sum of all the forces acting on it due to other charges. तो मैंने डायग्राम बनाई, यहाँ पे चार्ज Q0 दिया, यहाँ पे चार्ज Q1 ली, यहाँ पे चार्ज Q2, इसीलिए सिमिलरली यहाँ पर मैंने चार्ज Q1 ली। यहाँ पे ये फोर्स, ये इसको फोर्स करेगा एग्जैक्ट ऐसे, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, तो ये फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू n। जो इस पे नेट फोर्स आएगा, देखिए आप कैसे लिखना है, जो इस पे नेट फोर्स आएगा, देखिए कैसे लिखोगे आप बोर्ड्स में, यानी जो F ऑन नॉट ऑन Q0 ड्यू टू नेट होगा वो आएगा F ऑन Q0 ड्यू टू 1 वेक्टर सम F ऑन Q0 ड्यू टू 2 प्लस F ऑन Q0 ड्यू टू 3 प्लस सो ऑन प्लस F ऑन Q0 ड्यू टू n। सो ये इसके लिए इक्वेशन बन गई। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, इट्स नथिंग दैट इट सेज that the total force on a charge due to other charges is the vector sum of all the forces acting on it due to those charges. Next question. Write properties of electric field lines. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज दिखनी है। ठीक, देखो कोई भी चार्ज है यह अपना फील्ड जनरेट करता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम इमेजिनरी लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सहारा लेते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज में से जो पहली प्रॉपर्टी है वो इसकी डिफिनेशन भी आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी लाइंस, ये चार्ज के इर्द गिर्द वो इमेजिनरी लाइंस है जिन इमेजिनरी लाइंस को जिस जगह पे टेंजेंट डाला जाएगा तो उस जगह पर ये इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। तो पहला पॉइंट, दीज आर द इमेजिनरी लाइंस टू विच द टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब जो ये इमेजिनरी लाइंस है we assume that they start from positive charge वो start होते हैं and they end at negative charge। दूसरी प्रॉपर्टी आई, they start from positive charge and they end at negative charge। ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स नहीं बनाते। देखिए आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे वहां आपको पता हो, वहां आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस दे डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी जो मैं यहां बयान कर रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस है। आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां फैराडे लॉ जब पढ़ोगे वहां आपने सुना होगा अपने 12th क्लास में कि इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड लाइंस डू फॉर्म द क्लोज लाइंस। तो इन नटशेल में कहूंगा जो भी कंजर्व्ड फील्ड हो, जो भी कंजर्वेटिव फील्ड होता है, कंजर्वेटिव की फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लाइंस नहीं बनाते, क्लोज लूप्स नहीं बनाते। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप्स नहीं बनाते हैं। ये इसका असल में वजह है, आप बोर्ड्स पे डायरेक्ट इसको लिखिएगा इस प्रॉपर्टी को। और एक प्रॉपर्टी है, अगर आपको फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगे, देखो अगर आप दो पॉइंट्स को कंपेयर करोगे पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यहां ये लाइंस क्लोजर है और यहां ये लाइन दूर गई है। जो डेंसर फील्ड लाइंस होते हैं जहां उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्गर फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और जो रेयर है जहां वो दूर चले जाते हैं जहां उनकी डेंसिटी कम होती है वो रिप्रेजेंट करते हैं वीकर फील्ड रीजन्स। और अगर आप ऐसे फील्ड लाइंस बनाओगे पैरेलल फील्ड लाइंस, इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो फील्ड है वो सेम है, यानी पैरेलल फील्ड लाइन जो है दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही प्रॉपर्टी मैंने 4th यहां मेंशन की। डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रिप्रेजेंट
strong electric field, rarer represent weaker field, and parallel lines represent uniform field. ठीक. Next, define electric flux. See, मेरे पास कोई भी फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, तो ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक इमेजिनरी सरफेस रख रहा हूँ वहाँ पे. इस इमेजिनरी सरफेस के थ्रू कितनी फील्ड लाइन्स क्रॉस कर रही है, उन नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस. रिपीटिंग, electric flux is defined through some surface, and through any surface electric flux is defined through some surface. Electric flux through some surface is defined as the number of electric field lines crossing through that surface. Definition मैंने लिख के रखी है, और यहाँ पे मैंने एक सरफेस डाली है. इस सरफेस को मैं इस सरफेस जो है, जो कुछ एरिया है, उसका कोई एरिया वेक्टर ds में लेता हूँ. ठीक है, ds उसका एरिया वेक्टर है, और एरिया वेक्टर एरिया को हमेशा परपेंडिकुलर होता है. ये मेरे पास एरिया वेक्टर है, ये इस सरफेस को मैंने परपेंडिकुलर डाला, और यहां से अलर्ट फील्ड लाइन आ रही है. तो अलर्ट फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर के दरमियान एंगल मेरे पास थीटा है. अच्छा, मैथमेटिकली क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप फाई से डिनोट करते हो, एंड दैट्स गिवन बाय इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. अच्छा, यहां पे मैं मेंशन करूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो फ्लक्स बराबर आएगा. देखिएगा, इंटीग्रेशन में ई बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन आएगी फिर ई डॉट ds, ds की इंटीग्रेशन आएगी s, वो आएगा ई डॉट s, वही आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ s इंटू कॉस ऑफ थीटा. ये फॉर्मूला तब यूज की जाती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा. अच्छा, यहां से आप और चीज बता सकते हैं, ये दो वेक्टर्स का ई और एस, ई वेक्टर और एस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी. ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसका जो ऐसा यूनिट आएगा, देखो ऐसा यूनिट जो इसका आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, कॉस थीटा का कोई यूनिट होता नहीं, ये तो यूनिटलेस है. इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम. ठीक, तो यहां आएगा न्यूटन पर कूलम, और एरिया का आएगा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट आएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, बोर्ड्स में क्या क्वेश्चन आता है आपको, बोर्ड्स में आता है स्टेट गॉसेस लॉ, फिर यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार्जड शीट, इनफाइनाइट वायर. चार में से एक चीज आएगा आपको वहां पे, और साथ में इसको लिखा होगा स्टेट गॉसेस लॉ. सबसे पहले स्टेट गॉसेस लॉ. गॉसेस लॉ कहता क्या है, देखो गॉसेस लॉ क्या कहता है, हमारे पास कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ये कोई भी क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड कर्व नहीं है, क्लोज्ड सरफेस है. इस क्लोज्ड सरफेस ने चार्ज एनक्लोज की क्यू आई एन मीन इनसाइड चार्ज. तो ये कहता है कि इस क्लोज्ड सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा, द फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, वो होता है बराबर 1/ε0 टाइम्स, यानी पहले फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, वो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस. ई डॉट डी एस हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हो गया फ्लक्स, पर जो ये गोल मैंने सही रखा ना, ये है थ्रू क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, ये खुद कहता है वो है बराबर 1/ε0 टाइम्स, 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनसाइड, यानी चार्ज एनक्लोज या चार्ज इनसाइड ऊपर, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय ε0. This means the electric flux through a closed surface is equal to 1/ε0 times the charge enclosed by that closed surface. किसी भी closed through surface के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो बराबर है 1/ε0 times the charge enclosed by that surface. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. यूजिंग गॉसेस लॉ, हमें गॉसेस लॉ को यूज करना है या गॉसेस थ्योरम को यूज करना है. हमें यूनिफॉर्मली चार्जड स्फीयर का, या कभी लिखा होगा चार्जड शेल का, वही हॉलो स्फीयर,
हॉलो स्फीयर का हमें क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने क्या किया डायग्राम में, मैंने यहाँ पे हॉलो स्फीयर बनाया, इसको हम मानेंगे चार्ज प्लस क्यों है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये इसका सेंटर है, मुझे किसी भी पॉइंट यहां पे निकालना है फील्ड जो सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है। मैंने क्या किया, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना है, मैंने क्या किया, मैंने इस गॉसियन मैंने इस स्फीयर को चार्ज स्फीयर को एक गॉसियन स्फीयर के विद इन एनक्लोज कराया, यानी ये मेरा गॉसियन सरफेस है। गॉसियन सरफेस, यहां सरफेस की शेप स्फेरिकल है तो मैंने गॉसियन स्फीयर डाला। मुझे इस स्फीयर का फील्ड नहीं चाहिए, मुझे इस स्फीयर का फील्ड चाहिए इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने इस स्फीयर को जिसका फील्ड मुझे चाहिए, मैंने उसको एनक्लोज किया एक गॉसियन सरफेस के अंडर, एक क्लोजर सरफेस जिसको मैं गॉसियन सरफेस कहता हूं। यहां उसकी शेप स्फेरिकल है, मैं यहां तो मैं कहूंगा इसको गॉसियन स्फीयर के विदन में इसको एनक्लोज करता हूं इस अंदाज में कि जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए उस पॉइंट, वो पॉइंट इस गॉसियन सरफेस के बिल्कुल उसी पॉइंट, उसी सरफेस पे ये पॉइंट आए। तो अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्जड सिस्टम है, उसका फील्ड अवे होगा, और इसका एरिया, इसका सारा एरिया हम मानेंगे एस, इसका एरिया एस है, ठीक है। इसका एक छोटा एलिमेंट में लेता हूं ds वेक्टर, देखो ये अगर स्फीयर है तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे ds ले रहा हूं मैं, और अलर्ट फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ई ds है, तो ई और ds में एंगल यहां पे 0 बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है, देखो मुझे पहले इसका फील्ड निकालना आउटसाइड, फिर ऑन द सरफेस, फिर इनसाइड। पहले मैं आउटसाइड निकालूंगा, आउटसाइड। आउटसाइड पॉइंट कौन होता है, आउटसाइड पॉइंट होता है फॉर एग्जांपल इसका यहां से लेकर यहां तक रेडियस कैपिटल आर है। आउटसाइड कोई भी पॉइंट आप ले लो, सेंटर से उसकी दूरी है स्मॉल आर, तो आउटसाइड पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर कैपिटल आर से ज्यादा है, तो आउटसाइड के लिए हम स्मॉल आर को कैपिटल आर से ज्यादा रखेंगे, ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, यूजिंग गॉस लॉ, मैं गॉस लॉ को यूज करूंगा। गॉस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds इज इक्वल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए आप ई और ds में एंगल कितना 0, तो वो आएगा मुझे इंटीग्रेशन ऑफ ई ds कॉस ऑफ 0 इज इक्वल चार्ज इनसाइड। इस गॉसियन स्फीयर ने अपने अंदर कितनी चार्ज समाई है, वो दैट चार्ज क्यों, दैट चार्ज क्यों बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा कॉस ऑफ 0 कितना है, वो 1 है। देखो इस स्फीयर के सेंटर से जितना ये पॉइंट दूरी पे है उतना ही ये पॉइंट भी सेम दूरी पर है, ये पॉइंट भी सेम दूरी पे है, तो हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। जितना मैग्नीट्यूड यहां होगा उतना मैग्नीट्यूड यहां होगा, उतना मैग्नीट्यूड यहां होगा, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। तो ई इंटीग्रेशन से बाहर है, बिकॉज ये हर जगह सेम है, हर जगह कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन आएगा मुझे ds दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए अच्छी तरह से, ई इंटू integration of ds, that is s. And what is s? S is the surface area of Gaussian sphere. स्फीयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जिस स्फीयर का मुझे निकालना है दैट इज 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और जिसका ds सरफेस एलिमेंट है दैट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज e इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। e इज इक्वल टू 4 पाई यहां आएगा 1 बाई 4 पाई, और क्या इसके साथ एप्सिलॉन नॉट, दैट्स 1 बाई 4 एप्सिलॉन नॉट। इधर क्या बचा, क्यू डिवाइड आएगा यहां पे आर स्क्वायर। सो दिस इज द अलर्ट फील्ड, ये अलर्ट फील्ड का वैल्यू है आउटसाइड। अब क्या करेंगे, ऑन सरफेस अगर हमें डालना, ऑन सरफेस अगर मुझे सरफेस की बात करनी है तो स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्फीयर टू एनी पॉइंट है। जब आप सरफेस पे जाओगे, देखिए जब आप सरफेस पे जाओगे तो यहां इस पॉइंट पे स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर होगा, स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर आएगा, तो फील्ड का वैल्यू आएगा। देखो अभी क्या था 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर क्या था क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर के बदले क्या आएगा कैपिटल आर स्क्वायर।
ये तो ऑन सरफेस है। उसके बाद फॉर इनसाइड पॉइंट्स, इनसाइड पॉइंट्स के लिए स्मॉल आर क्या होगा, लेस देन स्मॉल आर। देखिए क्या, लेस देन कैपिटल आर, यानी अगर आपको ये पॉइंट लेना है, यहां से यहां तक दूरी स्मॉल आर है, वो क्या है, कैपिटल आर से कम। वहां पर देखिएगा अच्छी तरह से, यहां पर सिंपली फील्ड जीरो आएगा, चार्ज एनक्लोज हुआ ही नहीं। सिंस चार्ज एनक्लोज यहां पे जीरो आया, तो इसका मतलब है फील्ड वहां जीरो आएगा। और जब इसका ग्राफ डालना है बोर्ड में, बिल्कुल ग्राफ भी डालना पड़ेगा आपको। पहले यहां आर इज इक्वल जीरो मीन सेंटर है, आर इज इक्वल कैपिटल आर मीन सरफेस है। इधर ये एरिया आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है आउटसाइड, और ये इनसाइड है। रहता क्या है, सरफेस तक आप जाओगे, सरफेस तक जाओगे वो तो जीरो रहेगा, बिकॉज इनसाइड ही जीरो रहता है। हाईएस्ट वैल्यू सरफेस पे आता है, उसके बाद डिक्रीज होता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, जैसे आपने देखा अभी आउटसाइड पॉइंट के लिए ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ठीक, ये तो इसका ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद यूजिंग गॉसेस लॉ डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। अब हमें सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखिए मैंने क्या किया, ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसकी चार्ज क्यों मानेंगे, सॉलिड स्फीयर में जो चार्ज है वो थ्रू आउट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट होगी। रादर मुझे मेंशन करना होगा यहां पर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर का मुझे निकालना है, यानी जिसका चार्ज पुरंट वॉल्यूम यानी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थ्रू आउट सेम होगी, उसी का मुझे निकालना है। तो मैंने कोई पॉइंट लिया, ये आउटसाइड पॉइंट है, सेंटर से दूरी इसकी स्मॉल आर है। मैं क्या करूंगा, अगेन उसको गॉसियन स्फीयर के थ्रू मैं एनक्लोज करूंगा, और जिस पॉइंट पे मुझे निकाला था वो पॉइंट इसके सरफेस पे लाऊंगा, और फील्ड तो अवे होगा, तो डीएस भी अवे है, ई और डीएस में एंगल कितना, जीरो। अगेन इसी तरह लिखूंगा मैं, यूजिंग फॉर आउटसाइड पॉइंट्स, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स दैट स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, यूजिंग गॉसेस लॉ। सबसे पहले मैं यूज करूंगा गॉसेस लॉ। किया गॉसेस लॉ, वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई और डी एस में एंगल कितना, दैट इज जीरो, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ जीरो। अच्छा, चार्ज इनसाइड कितनी आई, इसने अपने अंदर कितनी चार्ज समाई, दैट्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कॉस ऑफ जीरो कितना, 1। अगेन इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो ई यहां से इंटीग्रेशन से बाहर जाएगा, यहां इंटीग्रेशन आएगा डीएस का, दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। वो आएगा ई, डीएस की इंटीग्रेशन आएगी एस, और सरफेस एरिया उसका कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। जो ई निकलेगा वो आएगा क्यू 1/4, वो जो ई निकलेगा यहां वो निकलेगा 4 पाई, यहां आएगा तो 1/4 पाई, इसके साथ में एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, और फिर आएगा क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां और साबित हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। अब अगर मुझे ऑन सरफेस निकालना होगा, देखो इसका रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ऑन सरफेस पे स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, ऑन सरफेस ऑन सरफेस स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो मेरा फील्ड आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी था क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, अब आएगा क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ सी हियर, अब इसके बाद इनसाइड पॉइंट्स के लिए, इनसाइड हो गया, मैंने क्या किया, यहां से यहां तक इसका रेडियस जरा देखिएगा, इसका रेडियस यहां से यहां तक कैपिटल आर है। मैंने क्या किया, मैंने इनसाइड इस सॉलिड स्फीयर की टोटल चार्ज क्यों थी, अब मैं आउटसाइड नहीं इसके इनसाइड ढूंढ रहा हूं, ये इसका इनसाइड पॉइंट है। मैंने क्या किया, इनसाइड पॉइंट सेंटर से कितना दूरी, स्मॉल आर, मैंने डाला एक गॉसियन स्फीयर। इस गॉसियन स्फीयर ने जो चार्ज एनक्लोज की होगी वो सारी चार्ज क्यों नहीं होगी जैसी इससे पहले थी, वो होगा, यानी जो चार्ज एनक्लोज हो जाएगी, जो यहां पे चार्ज, देखो ये क्या है, ये वाला, ये है यहां गॉसियन स्फीयर। गॉसियन स्फीयर जो
चार्ज एनक्लोज करेगा वो किस, यानी इसमें कितनी चार्ज होगी, टोटल चार्ज कितनी है, क्यू, टोटल चार्ज क्यू है, चार्ज क्यू कितने रेडियस में थी, कैपिटल आर, मगर एनक्लोज कितना हुआ, इतना एरिया, इतना वॉल्यूम, तो इतने वॉल्यूम में कितनी चार्ज आएगी, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम इनटू इसका वॉल्यूम, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करेंगे उतना वॉल्यूम तो मुझे उसकी चार्ज आएगी, यानी जो यहां चार्ज एनक्लोज होगी, यानी जो चार्ज एनक्लोज क्यों इनसाइड आएगा वो आएगा टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब इनटू इसका वॉल्यूम जिससे मुझे चार्ज निकालनी है, दैट इज 4/3 पाई इनटू स्मॉल आर क्यूब। अच्छा यहां पे देख सकते हैं आप 4/3 पाई और 4/3 पाई कैंसिल, वो आएगा क्यू इंटू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। इसको आप इधर ही लिखिए। अब क्या करोगे आप, यूजिंग गॉसिस लॉ, यूजिंग गॉसिस लॉ का हो या गॉसिस थ्योरम, वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल वही कहानी, ई और डी एस में एंगल कितना, जीरो, दैट्स ई डी एस कॉस ऑफ जीरो इज इक्वल, इनसाइड चार्ज कितनी आई, क्यू स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, डिवाइडेड बाय ऑलरेडी कितना है, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए कॉस ऑफ जीरो इज 1, ई इंटीग्रेशन से बाहर आएगा, एक्सप्लेनेशन वैसी जैसी से पहले मैंने दी। अब इंटीग्रेशन आएगा डीएस का, वो आएगा क्यू आर क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, देखिएगा अच्छी तरह से, ई डीएस की इंटीग्रेशन आएगी एस, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल क्यू आर क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। देखिए अच्छी तरह से, आर स्क्वायर और आर क्यूब में से आर स्क्वायर कट होगा तो यहां पे ओनली आर बच, देखो आर स्क्वायर सारा कैंसिल होगा, यहां खाली आर बचेगा। अब ई किसके बराबर आएगा, ई आएगा बराबर 4 पाई, इधर लाऊंगा वो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर यहां क्या बचा क्यू, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाई तो ऑलरेडी है क्यू बाई आर क्यूब इनटू क्या इसके साथ है स्मॉल आर, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, यानी इनसाइड पॉइंट्स के लिए जितना मैं सेंटर से टुवर्ड सरफेस की तरफ जाऊंगा मेरा स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता जाएगा, असल में चार्ज एनक्लोजर भी फिर बढ़ती जाएगी और फील्ड भी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए अगर ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ ऐसे आएगा, जीरो से सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, स्ट्रेट लाइन हो आएगा, उसके बाद ग्राफ आएगा ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर और यहां ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर, खाली आर, देखो इसके लिए तो आया था ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर इनसाइड आउटसाइड के लिए, तो ये इसका ग्राफ बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें क्या करना है, एक चार्ज शीट है, इनफाइनाइट चार्ज शीट है, इनफाइनाइट चार्ज, थिन इनफाइनाइट चार्ज शीट है, उसका हमें अलर्ट फील्ड चाहिए। मैंने क्या किया, मैंने चार्ज शीट लिया, ठीक है, मैंने चार्ज शीट के यहां पे एक सिलेंडर ऐसे डाला, गॉसियन सिलेंडर डाला मैंने, गॉसियन सिलेंडर, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए मैं उसको गॉसियन सिलेंडर के कैप पे रखता हूं, फर्ज मुझे इस पॉइंट पे फील्ड चाहिए, तो ये जो गॉसियन सिलेंडर में डाल रहा हूं जो इसको चीर के जा रहा है, जिस पॉइंट पे मुझे फील्ड चाहिए वो इसके कैप पे आ रहा है। देखो अब क्या करूंगा मैं, इस गॉसियन सिलेंडर का कैप्स भी है और कर्व्ड सरफेस भी एरिया है, एरिया वेक्टर को अब जिस पॉइंट पे भी आप डालोगे नॉर्मल, वो तो आपको एरिया वेक्टर देगा। देखो यहां पर एरिया वेक्टर आएगा, इसको नॉर्मल डालना, इसके एरिया को, वो डीएस इधर आएगा। अच्छा जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वहां डीएस इधर आएगा, और पॉजिटिव चार्ज शीट का फील्ड जो है ना वो अवे अवे ऐसे ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे ऐसे, और यहां से वैसे जाएंगे, वैसे ऐसे, यानी अलर्ट फील्ड जो इस पॉजिटिव कहा वो इधर आएगा, यहां इधर आएगा, और यहां से पॉजिटिव चार्ज शीट है वहां से उधर ही उधर जाएगा, यानी यहां फील्ड इधर जाएगा, फील्ड इधर जाएगा। अब देखिएगा जो कैप्स का एरिया वेक्टर है ना उसके साथ ये बना रहा है एरिया वेक्टर 90 डिग्री, अलर्ट फील्ड 90 डिग्री बना रहा है जो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ था, और जो कैप्स के साथ ई और डीएस एंगल है ना, ई और डीएस के बीच में एंगल है वो जीरो है,
यानी अच्छा, इसने क्या किया, जो ये गॉसियन सिलेंडर मैंने डाला उसने सारा एरिया एनक्लोज नहीं किया, उसने एस एनक्लोज किया, एस एरिया एनक्लोज किया। उस एरिया एस का ये एरिया अगर एस के बराबर है तो ये भी एस के बराबर है, और इस एस का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने डीएस लिया, ठीक। और इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यूजिंग गॉसिस लॉ, यूजिंग गॉसिस लॉ, गॉसिस लॉ को यूज करके, गॉसिस लॉ कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस को सिम्प्लिट करूंगा दो कैप्स में और कर्व्ड सरफेस एरिया में, बिकॉज सिलेंडर जो है ये क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू कैप्स एंड कर्व्ड। तो मैं इसको तोड़ूंगा किसमें, ई डॉट डी एस थ्रू कर्व्ड प्लस 2 टाइम्स ई डॉट डी एस थ्रू कैप्स। अब देखो खाली कैप्स क्लोजर नहीं है, खाली कर्व्ड क्लोजर नहीं है, इसलिए मैं इसको यहां क्लोज्ड सिंबल और यहां क्लोज्ड सिंबल नहीं लिया। जब मैं कर्व्ड को दो कैप्स जोड़ता हूं तब जोड़ के वो ये क्लोज्ड में लिख सकता हूं, तब ये क्लोज्ड फिगर है। अब क्या है, इज इक्वल चार्ज इनसाइड, इसने अपने अंदर कितनी चार्ज समाई होगी, चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू दिस एरिया, सिंपल है। यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम जब किसी एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें उस एरिया की चार्ज मिलती है, जितना हमें इतने एरिया की चार्ज इसने एनक्लोज की है, दैट इज सिग्मा इनटू एस, सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया, दैट सिग्मा इनटू एस डिवाइडेड बाय आएगा एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा करोड़ में ई और डी एस, करोड़ में ई और डी एस, करोड़ में जरा देखो ई और डी एस में एंगल कितना 90, जब एंगल इनके बीच में 90 है तो हमें पता है यहां पे आएगा ई डी एस कॉस ऑफ 90 मगर कहां करोड़ प्लस 2 टाइम्स कैप्स में ई और डी एस में एंगल कितना 0, दैट्स इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यहां कैप्स, अब यहां देखिए कॉस ऑफ 90 टर्म 0 तो ये टर्म 0 बन जाएगी, ठीक। अब यहां रहा ट्वाइस ई डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां पे देखिएगा इसके हर एक पॉइंट पे देखो, इस कैप के हर एक पॉइंट पे अलर्ट फील्ड का वैल्यू तो कांस्टेंट होगा, तो ई बाहर जाएगा, 2 बाहर ऑलरेडी है, ई भी बाहर जाएगा। कॉस ऑफ 0 1 है, कॉस ऑफ 0 1 है, डीएस की इंटीग्रेशन, इस डीएस की इंटीग्रेशन आएगी ना ये एस, डीएस की इंटीग्रेशन आएगी एस इज इक्वल सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। एस और एस चला गया तो ई का वैल्यू आएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई 2 होगा, वो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस एप्सिलॉन नॉट। तो अलर्ट फील्ड का वैल्यू आया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये मुझे यहां अलर्ट फील्ड का वैल्यू आएगा। नाउ लिसन हियर, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो हम बता सकते हैं चार्ज शीट का जो अलर्ट फील्ड है दैट्स इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। इसकी वजह क्या है यह डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जितना दूर जाते हो आप उतना कंट्रीब्यूटिंग पार्ट का एरिया बढ़ जाता है। मुझे ये बोलने की जरूरत नहीं, बस इतना ही रखिए याद, ये इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है। तो उसके बाद क्या है, एक चार्जड वायर है, थिन चार्जड वायर है और यूनिफॉर्मली चार्जड है, और चार्ज डेंसिटी इसकी मानिंग अब लैम्डा, लैम्डा इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, लैम्डा इसका है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज प्रति यूनिट लेंथ। तो मुझे इस पॉइंट पे इसका क्या चाहिए, अलर्ट फील्ड। तो मैं क्या करता हूं, एक लाइन की जो सिमेट्री है ना इसको बंद करना है, इसको हम गॉसियन सिलेंडर डाल रहे हैं, डाला हमने इसको गॉसियन सिलेंडर, ऐसे डाला जिस पॉइंट पे हमें चाहिए इसका फील्ड वो पॉइंट इसके कर्व्ड सरफेस पे आ रहा है, देखो इधर इस पॉइंट पे। अब मैंने क्या किया, इसको बंद किया, मुझे गॉसियन थ्योरम अप्लाई करनी है तो गॉसियन थ्योरम एप्लीकेबल है फॉर क्लोज्ड सरफेसेस, तो मैंने क्या किया, इसको एक सिलेंडर के साथ बंद किया। तो इसका मतलब है एक कैप ऊपर नीचे कैप ऐसी, और यहां कर्व्ड सरफेस एरिया। तो मैंने क्या किया, यहां कैप का डीएस ऊपर होगा, यहां कैप का डीएस नीचे आएगा, यहां कर्व्ड का डीएस ऐसे आएगा,
और चार्जड चार्जड वायर जो है ये फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर से इधर प्रोड्यूस करेगा, इधर से प्रोड्यूस करेगा, इधर से प्रोड्यूस करेगा, और जो फील्ड लाइन यहाँ से निकल जाएगी ना वो यहाँ ds के साथ एंगल 0 बनाएगा। और जहाँ अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ लोगे तो यहाँ एरिया वेक्टर इधर आएगा और फील्ड भी उधर ही आएगा, और उधर के दरमियान जो एंगल है वो 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि कर्व्ड सरफेस के थ्रू ई और ds के दरमियान एंगल 0 है और कैप्स के थ्रू यहाँ 90 है। तो अब मैं क्या करूँगा, यूजिंग गॉस लॉ, मैंने गॉस लॉ को यूज करना है। मैं गॉस लॉ को यूज कैसे करूंगा, सबसे पहले लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल चार्ज इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ई डॉट डी एस को मैं तोड़ूंगा दो कैप्स और करोड़ में, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस थ्रू कर्व्ड प्लस 2 टाइम्स ई डॉट डी एस थ्रू कैप्स इज इक्वल चार्ज इनसाइड। इनसाइड कितनी चार्ज आएगी, देखो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा है, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो चार्ज प्रति यूनिट लेंथ को मैं जब मैं कोई लेंथ मल्टीप्लाई दूंगा तो मुझे उस लेंथ की चार्ज आएगी, यानी जो चार्ज यहाँ एनक्लोज हुई है वो आएगी लैम्डा इंटू एल, बिकॉज लेंथ जो एनक्लोज हुई वो एल है, वो आएगी लैम्डा इंटू एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो करोड़ में ई और डी एस में एंगल कितना यहाँ बन रहा है, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 90, ठीक, सॉरी करोड़ में बन रहा है, करोड़ में बन रहा है ई और डी एस में 0 एंगल, तो आएगा ई डी एस कॉस ऑफ 0 प्लस 2 टाइम्स ई डी एस कॉस ऑफ 90, कैप्स में बन रहा था ई और डी एस में 90, ठीक, और ये यहां करोड़ है, ये यहां कैप्स है, इज इक्वल टू आएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो कॉस ऑफ 90 वाली टर्म इसके साथ ये सारा 0 बन जाएगा। अब बनेगा यहां पे ई डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल कितना आएगा, ई डी एस कॉस ऑफ 0 कितना आएगा, लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इसको अगेन लिखूंगा पहले इस स्टेप को, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस ऑफ 0 इज इक्वल लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। मगर ये किसका था, ये करोड़ का था, कॉस ऑफ 0 आएगा 1 के बराबर। तो करोड़ के हर एक पॉइंट पे, करोड़ का हर एक करोड़ सरफेस पे हर एक पॉइंट जो है वो इस सेंट्रल लाइन, यानी जहां मैंने चार्जर वायर रखी है उसकी तो एक ही सेम डिस्टेंस पे है, तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो ई बाहर जाएगा। अब इंटीग्रेशन आएगा डीएस का, मगर करोड़ इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पता है डीएस की इंटीग्रेशन आएगी एस। व्हाट इज एस, सरफेस एरिया। ये किसका सरफेस एरिया है, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है। वी नो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, 2 पाई आर उसका पेरीमीटर होता है, ठीक है, हाइट एच, तो पेरीमीटर इंटू हाइट एच इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो यहां पर हाइट एच के बदले आएगा एल, तो वो आएगा 2e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, एल और एल यहां कैंसिल हो गया, जो मेरा ई का वैल्यू आएगा वो आएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर भी साथ आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। यानी यहां से पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर। ऐसा ग्राफ स्केच करना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के दरमियान, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरह आएगा। तो इसके साथ गाउसियन थ्योरम की सारी एप्लीकेशन जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है और डायपोल मोमेंट क्या होती है। शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दो चार्जेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, अगर उनके सेंटर ऑफ इसके, देखो इस चार्ज का सेंटर ऑफ मास अपने अंदर कहीं है, इस चार्ज का सेंटर ऑफ मास अपने अंदर है, इनके सेंटर ऑफ मास क्या है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। व्हेन द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू चार्जेस equal in magnitude, opposite in direction, is separated by some distance, then this constitutes what is called electric dipole। यानी electric dipole क्या होता है, मैं यहाँ पे माइनस क्यू लिखूंगा, यहाँ पे प्लस क्यू लिखूंगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, दो इक्वल चार्जेस है मैग्नीट्यूड में, यहाँ भी क्यू है, यहाँ भी क्यू है, मगर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, लेट उस डिस्टेंस का नाम है एल। This constitutes what is called electric dipole. Now we define the dipole moment. Dipole moment is defined. Dipole moment कैसे डिफाइन होता है, इन दो में से किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है,
उस चार्ज के मैग्नीट्यूड को सेपरेशन जो इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में है उसको मल्टीप्लाई करो, यानी Q इंटू एल इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। यानी जो हमारे पास डायपोल मोमेंट है इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्ज। दो चार्ज में किसी का मैग्नीट्यूड ले लो बिकॉज मैग्नीट्यूड सेम है, एंड सेपरेशन बिटवीन दियर सेंटर ऑफ मास, और इनके सेंटर ऑफ मास के बीच में जो सेपरेशन है उसको इसके साथ, यानी P है डायपोल मोमेंट, ठीक है, ये होता है बराबर चार्ज इंटू लेंथ एल। व्हाट इज चार्ज Q? मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द टू चार्ज, एंड एल इज द सेपरेशन बिटवीन द टू सेंटर ऑफ मास ऑफ दोज टू चार्जेस। अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट में और ऐड करूं, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और जब ये वेक्टर क्वांटिटी इसकी डायरेक्शन होती है तो इसकी डायरेक्शन हम लेते हैं फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। इसकी डायरेक्शन जो होती है वो हम लेते हैं माइनस टू प्लस। अच्छा, इसका एसआई नोट जो है, इसका कूलम है, इसका मीटर, वही कूलम मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट पे, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है माइनस Q प्लस Q, मैंने डायपोल की जो लेंथ मानी L वो इस टाइम 2a के बराबर लिया, सेंटर से यहां तक a और यहां से यहां तक a। अब मैंने डाली इसकी एक्सीज पे कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, यानी ये इसकी एक्सीज है तो इसकी एक्सियल लाइन है, इस पे कोई भी पॉइंट ले लो। फॉर मैंने लिया यहाँ पॉइंट, मैंने लिया है यहाँ से यहाँ पर ये पॉइंट, इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, इस डायपोल की वजह से इस पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिस पॉइंट पे मुझे चाहिए मैं मानूंगा वो सेंटर से दूरी पर कितनी है, सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी दूरी है इसकी, R है। अब देखो ये प्लस Q चार्ज इस पे फील्ड करेगा, और प्लस Q का फील्ड किसी भी पॉइंट पे अपने से अवे होता है, तो ये फील्ड पॉजिटिव की वजह से है, और नेगेटिव का फील्ड किसी भी पॉइंट पे अपने टुवर्ड्स होता है, तो ये E डी टू नेगेटिव है। और जो नेट फील्ड यहाँ पे आएगा, जो नेट आएगा, जिसको मैं E एक्सियल कहूंगा, वो आएगा, आप फील्ड निकालो प्लस को, उसके मैग्नीट्यूड को E नेगेटिव आप माइनस कर लो, देखो E पॉजिटिव को आप E नेगेटिव माइनस कर लो, नेट फील्ड यहां पर जो आएगा वो ऊपर ही आ रहा है, और उसका वैल्यू आएगा E पॉजिटिव को हम करेंगे माइनस E नेगेटिव। अब क्या करेंगे, ये भी तो पॉइंट चार्ज है और ये भी पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज Q का किसी भी दूरी स्मॉल r दूरी पर फील्ड होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। अब देखिएगा यहां Q है, पर यहां से यहां तक दूरी जो है वो निकालनी है, यहां से यहां तक दूरी, देखो यहां से यहां तक दूरी कितनी आएगी, यहां से यहां तक दूरी है R, पर यहां से यहां तक A है, तो यहां से यहां तक जो बची दूरी है वो है R माइनस A। अब माइनस Q से अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है, माइनस Q से यहां से यहां तक आएगा, यहां से यहां से यहां तक, यहां से यहां तक आ रहा है R, और यहां से यहां तक A है, तो यह आएगा R प्लस A। यानी जिस पॉइंट पे मुझे निकाला है नेट फील्ड वो प्लस Q से R माइनस A की दूरी पर है, और माइनस Q से R प्लस A की दूरी पर है। तो फील्ड के लिए फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है प्लस से ये दूर R माइनस A, सो इट्स R माइनस A होल स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे E ड्यू टू नेगेटिव, तो वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज Q बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है R प्लस A होल स्क्वायर। अब मैंने यहां चार्ज माइनस क्यों नहीं लिखा, बिकॉज माइनस में दो मरतबा तो नहीं ले सकता हूं, E पॉजिटिव को मैंने E नेगेटिव को माइनस करना है, ये माइनस क्यों करना है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज का फील्ड अपने ओर है और ये दो आपस में अपोजिट है, तो मैंने एक मरतबा माइनस का कंट्रीब्यूशन लिया जब मैंने इसको माइनस कराया, तो दोबारा मुझे माइनस को लिखने की अब जरूरत नहीं है। अब क्या होगा, कुछ चीजें कॉमन निकलेंगे, जैसे Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां बचेगा 1/R माइनस A होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई R प्लस A होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो वो कितना आएगा, वो आएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस A होल स्क्वायर इधर जाएगा, फिर माइनस होगा, R माइनस A होल स्क्वायर इधर जाएगा, फिर डिवाइड होगा। देखो यहां पर इसको भी स्क्वायर है, इसको भी स्क्वायर है, तो मैं R माइनस A इंटू R प्लस A को इकट्ठे स्क्वायर चढ़ाता हूं। ठीक, अब ये किसके बराबर आएगा, देखो यहां पर A प्लस बी होल स्क्वायर यूज करूंगा, यहां A माइनस बी होल स्क्वायर यूज करूंगा, देखो वो किसके बराबर आएगा,
तो ई एक्चुअल निकल जाएगा, क्यू बाई 4πε0 बाहर है। देखो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर यूज करना था, आर प्लस ए होल स्क्वायर, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए आर, बीच में साइन माइनस है, ठीक। देखो यहां पर आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, वो आएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस बनेगा प्लस आएगा 2ar डिवाइडेड बाई, यहां पे बन जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज आर माइनस ए इंटू आर प्लस बी, आर प्लस ए इज इक्वल आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और होल दोनों को स्क्वायर ऊपर है। देखो अब क्या होगा, माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल होगा, वो किसके बराबर आएगा, क्यू बाई 4πε0, 2ar और 2ar, वो कितना हो गया 4 टाइम्स ar डिवाइडेड बाई, यहां पे कितना है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, 1/4πε0 लिखा मैंने, फिर लिखूंगा मैं ट्वाइस, ठीक, फिर लिखूंगा मैं क्यू इंटू 2a, फिर r, देखो वो सेम है, 2 इंटू 2 हो गया 4, 4 आया, फिर क्यू ए आर वो भी आया, डिवाइडेड बाय है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आप बोलेंगे सर इस तरह फिर क्यों लिखा आपने, मैंने इस तरह लिखा बिकॉज क्यू चार्ज इंटू लेंथ, लेंथ प्लस और माइनस के दरमियान कितनी थी 2a, चार्ज इंटू लेंथ वो कुछ और नहीं है, वो डायपोल मोमेंट p है। तो यहां पे क्या मिलेगा मुझे, जो मुझे ई एक्चुअल आएगा वो आएगा 1/4πε0, फिर ट्वाइस आएगा, फिर पी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ लिसन हियर, फॉर शॉर्ट डायपोल, फॉर शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है, या और आप क्या कहोगे, फॉर फार अवे पॉइंट्स, जो पॉइंट्स बहुत दूर होंगे, शॉर्ट डायपोल हो, शॉर्ट डायपोल का क्या होता है, जो हमारे पास शॉर्ट डायपोल की लेंथ है 2a वो बहुत कम होती है, और जो भी पॉइंट होता है r बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू a, या फॉर फॉर अवे पॉइंट्स, जब वो दूर जाओगे आप, r का वैल्यू a के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा आया होगा, जब r का वैल्यू a के कंपैरिजन बहुत ज्यादा आया होगा तो आर स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बचेगा, आर स्क्वायर को और स्क्वायर चढ़ गया, वो गया आर इज पर 4, एक आर के साथ कैंसिल होगा तो ये आर क्यूब बचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एक्चुअल का आएगा, वो आएगा 1/4πε0 ट्वाइस p बाई आर क्यूब। तो आपने साबित कर डाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है वो आर क्यूब के साथ वेरी होता है। और यहां और एक पॉइंट मेंशन करने की जरूरत है, देखिएगा नेट फील्ड कहां है, ऊपर, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां होती है माइनस टू प्लस, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऊपर है, नेट फील्ड भी ऊपर है, तो हियर ऑन एक्चुअल पॉइंट नेट फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। नेट फील्ड इस पॉइंट पे, एक्चुअल पॉइंट पे, कोई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो जिसे एक्चुअल पॉइंट कहते हैं, उस पे नेट फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आएगा। तो इतनी ये स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड्स में वहां लिख सकते हैं पेपर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्या है, मेरे पास एक डायपोल है, देखिए डायपोल है माइनस क्यों प्लस क्यों है, डायपोल की टोटल लेंथ मानेंगे 2a, तो टोटल लेंथ इसकी 2a, तो सेंटर से यहां तक है, यहां से यहां है, मैंने सेंटर से दूरी r पर, लेकिन जो दूरी है वो परपेंडिकुलर है डायपोल की एक्सिस को, तो ये इक्वेटोरियल लाइन कहलाएगी। तो इक्वेटोरियल लाइन पे जो भी कोई पॉइंट लूंगा मुझे इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो जो डायपोल का फील्ड वहां होगा वो इस चार्ज का फील्ड और इस चार्ज का फील्ड का वेक्टर सम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने इसका फील्ड निकाला, इसका फील्ड तो अपने से अवे होगा ई पॉजिटिव, और इसका फील्ड अपने और होता है तो ई नेगेटिव। अब देखिएगा मैंने ये एंगल माना थीटा, तो ये एंगल भी मानूंगा थीटा, तो मानने में क्या हर्ज है, बाय यूजिंग एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी ये एंगल होगा 2 थीटा। अब 2 थीटा क्या होगा, अब देखिएगा पहली बात आप जो ई नेगेटिव का होगा और वो ई पॉजिटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना इसका मैग्नीट्यूड होगा, बिकॉज चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, दूरी भी सेम है। व्हेन चार्ज इज सेम, दूरी इज सेम, तो फील्ड इज सेम। ठीक, नाउ लिसन हियर, उसको मैं नाम रखूंगा ई, यानी इसका फील्ड और इसका फील्ड का मैग्नीट्यूड है, उसको मैंने ई रखा, से ई, सेम मैंने इसके रखा। और ई का वैल्यू भी निकालूंगा मैं, 1/4 चार्ज क्यू बाई डिस्टेंस स्क्वायर, ये यहां से यहां से डिस्टेंस है, इसको स्क्वायर चढ़ाओ, स्क्वायर रूट क्या होगा, कैंसिल, वो आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट देखो, मुझे रिजल्टेंट निकालना है दो वेक्टर्स का, ई नेगेटिव और ई पॉजिटिव, जिनका दोनों का मैग्नीट्यूड अब क्या है, सेम, ई और ई। मुझे ई और ई का नेट निकालना है, तो बाय यूजिंग हमारे पास अब जो नेट आएगा वही नेट कहलाता है ई इक्वेटोरियल, यानी जो ई इक्वेटोरियल आएगा वो ई और ई, इस ई और इस ई का रिजल्टेंट है। और रिजल्ट कैसे निकाला जाता है, अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ई इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन द टू। कॉस इन दो के दरमियान कितना है, कॉस ऑफ 2 थीटा, वाई का बराबर। देखो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर हो गया 2 ई स्क्वायर, यहां भी 2 ई स्क्वायर है, 2 ई स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ठीक, तो अब क्या आएगा, वाया ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस ई स्क्वायर, तो यहां पर क्या है फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखो कॉस 2 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा बराबर होता है ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना आता है, ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या है मेरे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2, यानी यहां हम लिखेंगे वी नो, हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा के बदले आएगा ट्वाइस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब क्या होगा, वो तो बराबर बनेगा 2 हो गया 4, फिर ई स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर थीटा, 4 का रूट आएगा 2, ई स्क्वायर का रूट आएगा ई, और इसका भी स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा कॉस ऑफ थीटा। अब देखो ट्वाइस, ई का वैल्यू डालो, ई का वैल्यू आप डालोगे, इसको लिखूंगा मैं यहां यूजिंग फर्स्ट, जो फर्स्ट में मैंने यहां लिख के डाला था, फर्स्ट में इसका वैल्यू कितना था ई का, 1/4 चार्ज क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई क्या देना है, कॉस ऑफ थीटा। यहां देखो कॉस ऑफ थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना ए, हाइपोटेन्यूज है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इंप्लाइज जो हमारा ई इक्वेटोरियल आएगा वो आएगा, देखो 1/4 पहले लिखूंगा, फिर लिखूंगा क्यू, लिखा मैंने क्यू, फिर 2a यहां लिखूंगा डिवाइडेड बाय, इसका पावर है 1/2, इसका पावर 1 है, बेस आर सेम, पावर आर एडिड, बिकॉज इसका ये रूट है, रूट का पावर, रूट मतलब है पावर 1/2, तो यहां आएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। अब चार्ज इंटू लेंथ, लेंथ डायपोल की 2a थी, और चार्ज इंटू लेंथ कुछ और नहीं है, वो डायपोल मोमेंट p के बराबर है, तो मेरा ई इक्वेटोरियल जो आएगा वो आएगा 1/4 p बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मुझे अलर्ट फील्ड आया। इसमें भी एक स्पेशल केस, अगर मैं लूंगा फॉर फार अवे पॉइंट्स, जब आप बहुत दूर जाओगे तो स्मॉल आर का वैल्यू स्मॉल ए के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगा, तो आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर। ठीक, फॉर फॉर अवे पॉइंट्स के बदले आप लिख सकते हो फॉर शॉर्ट डायपोल भी। तो क्या होगा, ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में यहां कैंसिल होगा, कैंसिल होगा, यानी नेग्लेजिबल है एज कंपेयर टू आर स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा फिर p बाई आर स्क्वायर, ए तो कैंसिल होगा, आर का पावर कितना बचा है, आर का पावर बचेगा 4, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गायब हो गया है, कहीं ना कहीं कुछ गायब हो गया है, तो हो गया यहाँ पे ये, ठीक है बहुत अच्छा। तो 2a बाई
सॉरी यहाँ पावर है 3/2, 3/2 यहाँ पावर है। ठीक, देखो ए स्क्वायर क्या होगा, नेगलेक्ट, तो यहाँ क्या है आर स्क्वायर, स्क्वायर का रूट क्या होगा, कैंसिल, अब आर का पावर क्या चलेगा, क्यूब, तो यहाँ पर हमें आएगा ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस पी बाई आर क्यूब, सॉरी पी बाई आर क्यूब। तो हमने क्या आया था, ई एक्चुअल में आया था 2p, ई इक्वेटोरियल में आया खाली p, तो इसका मतलब है जो ई एक्चुअल होता है वो 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रेस्ट लेता हूं मैं, मुझे पानी पिलाओ। देखो अभी रात के 11 बजे है, एक्चुअली ये पहला लेक्चर था आज, थोड़ा इस रूम में इंटरनेट कनेक्शन में कुछ थोड़ा फ्लक्चुएशन आ रही थी सिग्नल में, तो वो ठीक कराना पड़ा, दैट्स वाई ये लेक्चर 8 बजे आने वाला था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया पहले दिन। देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो टॉरिक एक्सपीरियंस करता है, उस टॉरिक के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी है। तो मैंने यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स बनाई तो यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें डायपोल रखा, डायपोल की लेंथ एल है, ये डायपोल का चार्ज प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। आपको पता है प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगता है इन डायरेक्शन फील्ड, तो इस पे फोर्स लगेगा यहाँ, कितना एफ इक्वल क्यू ई होता है, फोर्स होता है क्यू इन टी, तो यहाँ अगेंस्ट फील्ड लग जाता है किसमें, नेगेटिव में, तो क्यू ई यहाँ पे। अब क्या है, माइनस क्यू और प्लस क्यू के दरमियान, माइनस क्यू और प्लस क्यू डायपोल मोमेंट होता है फ्रॉम माइनस टू प्लस, वही डायपोल मोमेंट है। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, वो थीटा है। ठीक, अब हमने क्या किया, तो बाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये दो फोर्सेस है, यानी इस डायपोल पे आप क्या लगा, एक क्यू इधर लग रहा है और इधर लग रहा है, इन दो फोर्स के दरमियान इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन अलग है और इसका लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और आपको पता होना चाहिए, देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से है, यहाँ से ये वाली, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन अलग है। और आपको पता होना चाहिए जब किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे होंगे जिनकी लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट होगी, दे प्रोड्यूस टॉर्क। तो यही मैंने यहाँ कहानी थ्योरेटिकल थोड़ा कुछ लाइनें लिखी, द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, इस पर क्यू ई और इस पे फोर्स क्यू ई, द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस, हैव डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस, और जब डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शंस होंगे तो उन वो प्रोड्यूस करेंगे टॉर्क, कैलकुलेटेड एज, अब हमें वही टॉर्क जो प्रोड्यूस हो गया वही टॉर्क निकालना है। देखो टॉर्क होता है, अब इस एल के मैं कंपाउंड निकालता हूं, एक एल कॉस थीटा है, एल साइन थीटा है, इनमें से कौन सा है जो फोर्स को परपेंडिकुलर है, ठीक है, वो है एल साइन ऑफ थीटा। और आपको पता होना चाहिए, देखो एल साइन थीटा जो है ये फोर्स को परपेंडिकुलर है, तो आपको पता होना चाहिए जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स इंटू फोर्स आर्म, जिसको हम लिखते हैं असल में एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क आएगा बराबर, फोर्स मेरा कितना है, दैट्स क्यू ई, फोर्स आर्म कितना आया मुझे, एल साइन ऑफ थीटा, बिकॉज फोर्स आर्म होता है वो लेंथ
ये वाली लेंथ जो फोर्स उसको क्या है परपेंडिकुलर, दैट्स एल साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क कितना आएगा क्यू फिर एल फिर लिखूंगा ई फिर साइन ऑफ थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल चार्ज इंटू लेंथ दैट इज डायपोल मोमेंट पी दैट्स पी साइन ऑफ थीटा। और अगर आपको टॉर्क का वेक्टर फॉर्म लिखना है पी साइन थीटा होता है पी क्रॉस ई। तो टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन फिनिश। यहाँ स्पेशल केसेस अगर थीटा जीरो होगा साइन ऑफ जीरो जीरो होता है टॉर्क जीरो आएगा। अगर थीटा 90 होगा तो टॉर्क साइन ऑफ 91 में मैक्सिमम होता है तो साइन ऑफ टॉर्क आएगा P इंटू ई बिकॉज साइन 91 होता है, ये टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये टॉर्क क्या करना चाहता है, दिस टॉर्क देखो ये इसको यहाँ पे फोर्स इधर यहाँ पे फोर्स इधर, दिस टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन द डायपोल। ये मैं लाइन लिखूंगा, दिस टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन द डायपोल मोमेंट। ये डायपोल को इस ऐसे अलाइन करना चाहता है ताकि डायपोल मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रह जाए। सो मैं लिखूंगा दिस टॉर्क ट्राइज टू अलाइन द डायपोल मोमेंट in the direction of external electric field. Next question. Define electric potential energy. Describe नहीं यहाँ derive. Derive an expression for the electric field electric potential energy between two charges. देखो दो चार्ज से मेरे पास Q1 and Q2. I have to define the electric potential energy between the two charges. Electric potential energy between the two charges at some separation R, किसी भी सेपरेशन R पर जो इनके बीच में Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल एनर्जी मुझे वो डिफाइन करना है, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज अमाउंट ऑफ बर्डन नेगेटिव अमाउंट ऑफ बर्डन। देखो जब मैं चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से इस सेपरेशन R पर लाऊं, यानी चार्ज Q1 को मैंने यहां रखा, चार्ज Q2 को मैंने इन्फिनिटी से यहां पे लाया जहां इसकी सेपरेशन R, इस दौरान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने जो वर्क की उसका नेगेटिव ऑफ द वर्क डन by the electrostatic force in bringing this charge Q2 from infinity to this separation R is defined as the electric potential energy between the two charges. Repeating, I have two charges Q1 and Q2. The electric potential energy between two charges Q1 and Q2 separation by R is equal to amount of work done in moving amount of work done, rather negative of the amount of work done by the electrostatic force in moving this charge Q2 from infinity to this separation R, जिस separation पे मुझे define करना है इसका potential energy, यानी electric potential energy between two charges Q1 and Q2 at some separation R is defined as the amount negative amount of the work done by electrostatic force in moving charge in moving it from infinity to that separation. Let's derive it, तो बात ज़्यादा समझ आएगी। देखिएगा ये हमारे पास चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 थी, सर कहाँ पे थी, इन्फिनिटी पे। हमने इसको यहां से यहां लाया, सर जहां लाया अब कितनी सेपरेशन है R, तो लाते लाते ये सफर के दौरान कभी यहां भी होगी, सर कितनी चार्ज थी Q2, सर कितनी उस वक्त उसकी दूरी थी R, सर पहले R का वैल्यू कितना था इन्फिनिटी, बाद में जब यहां लाया तो R का वैल्यू कितना आएगा R। तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहां से यहां तक अब इस चार्ज Q2 पर इसकी वजह से फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर होगा, मैं इसको डिस्प्लेसमेंट इधर दे रहा हूं, सर कितना डिस्प्लेसमेंट दे रहा हूं, अगर ये R है चलो ये मानूंगा मैं X, अगर X है तो ये dx है, ठीक है, अगर ये X है तो ये dx है। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस सेपरेशन। वर्क डन की डिफिनेशन मुझे पता है, वो इंटीग्रेशन होता है F डॉट dx आएगा। देखो
एफ और डी एक्स में एंगल कितना है 180, तो एफ डी एक्स आएगा, वो आएगा इंटीग्रेशन। अच्छा कहां से कहां लाया, आपने इसको लाया इन्फिनिटी से कहां तक, आर तक। फोर्स एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180, बिकॉज एफ डॉट डी एक्स हो गया एफ डी एक्स कॉस ऑफ 180, तो वर्ड एन इज इक्वल कॉस ऑफ 180 होता है -1, तो माइनस बाहर जाएगा, वो आएगा एफ इंटू डी एक्स। ठीक, वर्डन कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से आर तक, वो आएगा माइनस। ठीक, इन्फिनिटी से आर तक एफ का वैल्यू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देन Q1 Q2 by x square, Q1 Q2 by x square इंटू आएगा यहां dx, इम्प्राइज वर्क डन इज इक्वल माइनस बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर, Q1 Q2 भी बाहर। अब आएगा इंटीग्रेशन x पावर 2 ऊपर जाएगा -2 आएगा, तो यहाँ आएगा dx फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, r तक। तो वर्क डन इज इक्वल माइनस देन इट इज Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x रेज पर -2 का इंटीग्रेशन आएगा x रेज पर -2 + 1, बिकॉज x रेज पर n का होता है x रेज पर n + 1 बाई n + 1, तो x रेज पर -2 का आएगा x रेज पर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1। कहाँ से कहाँ लिमिट देने होंगे, इन्फिनिटी से r तक। ठीक है, अब यहां देखिएगा -2 + 1 होगा -1, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, वो प्लस बनेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां पर यहां पर ये तो प्लस बनेगा, अब क्या होगा x रेज पावर -2 + 1, तो अब क्या होगा, अब मेरा वर्क डन के लिए फॉर्मूला निकले गए, यहां बचेगा Q1 Q2 बाई क्या, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां क्या बचा, यहां बचा x रेज पर -1, x रेज पर -1 हो गया 1/x। अब मुझे लिमिट देना है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। देखो वर्क डन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/x अपर लिमिट 1/r -1 बाई इन्फिनिटी, तो वहां क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा मैंने, फिर आएगा Q1 Q2, बिकॉज 1/∞ 0 आया, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई r, तो ये मुझे वर्क डन निकली इक्वेशन 1। देखो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिफिनेशन में थोड़ी चेंज लाऊंगा, मैं कहूंगा इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब नेगेटिव यहाँ काट लेना, या नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, जो ये नेगेटिव आएगा ना, फिर है इन मूविंग इट फ्रॉम दैट सेपरेशन टू इन्फिनिटी, जब मैं इन्फिनिटी से उस सेपरेशन पे लाता हूं ना, तो अब नेगेटिव उस टाइम नहीं लिखना। ठीक, अब ये मुझे वर्क डन निकली बाय डेफिनेशन, जो डेफिनेशन आई यही वर्क डन तो मुझे U के बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। So this is the result for the electric potential energy between two charges Q1 and Q2 held at separation of R. Now हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, किसी भी चार्ज Q का किसी भी सेपरेशन R पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहां भी मैंने नेगेटिव लिखा है, यहां भी नेगेटिव काटोगे, अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इन मूविंग चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट सेपरेशन। यानी मुझे चार्ज Q का किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल डिफाइन करना है, मैं किसी और चार्ज Q नॉट को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाऊंगा, फिर वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालूंगा, दैट वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज Q नॉट in moving that charge Q naught from infinity to that separation is called potential of this charge at that point। यानी मुझे क्या है, ये डिफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है, यहां पे इसके लिए एक्सप्रेशन मुझे निकालनी है।
मैंने क्या किया, मैंने यहां पे चार्ज क्यू है, मुझे चार्ज क्यू का इस पॉइंट आर दूरी पर जब मैं चार्ज क्यू नॉट रखूंगा, आर दूरी पे मुझे पोटेंशियल चाहिए, तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं कोई चार्ज क्यू नॉट को इन्फिनिटी से लाऊंगा, यहां से यहां तक लाऊंगा, उस सेपरेशन पर, जिस सेपरेशन पर मुझे इस चार्ज क्यू का पोटेंशियल निकालना है, तो लाते 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 ये कभी अपने सफर में यहां आएगा, अभी ये अपने, अच्छा जब यहाँ पे, यहाँ जब यहाँ था तो दूरी x है, यहाँ x इज इक्वल इन्फिनिटी है, यहाँ x इज इक्वल इस पॉइंट पे आएगा, x का वैल्यू r आएगा, तो एरोस्टैटिक फोर्स तो इसको यहाँ से लगता होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ dx यहाँ दे रहे हो, आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बिल्कुल इसी तरह से वर्क डन निकालोगे, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट dx, आपने कहाँ से कहाँ लाया, x इज इक्वल इन्फिनिटी से r तक लाया, तो वर्क डन इज इक्वल f और dx में 180 आएगा, f dx cos ऑफ 180 आएगा, फ्रॉम इन्फिनिटी टू r आएगा, फिर वर्क डन आएगा, शबाश वर्क डन आएगा, तो इट इज f dx का वैल्यू है, dx तो cos ऑफ 180 होगा -1, माइनस तो यहाँ आएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, वो आएगा माइनस, f का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो q इंटू क्यू नॉट, q इंटू क्यू नॉट यहाँ पे डिवाइडेड बाई, क्योंकि आप क्यू नॉट को ही ला रहे हो, डिवाइडेड बाई कितना स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इंटू क्या आएगा dx, कहाँ से कहाँ लाया, इन्फिनिटी से r तक लाया, अब क्या होगा, माइनस बाहर है, क्यू बाहर है, क्यू नॉट बाहर है, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है, अब क्या हुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन है x रेज पर -2 dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, ठीक, नाउ लिसन हियर, तो वर्क डन इज इक्वल माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, एक्स रेज पर -2 का आएगा, एक्स रेज पर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से लेकर r, देखिएगा -2 + 1 हो गया, -1 माइनस माइनस हो गया, कैंसिल हो आएगा, q इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आएगा यहाँ पे एक्स रेज पर -2 + 1, दैट एक्स रेज पर -1, एक्स रेज पर -1 हो गया 1/x, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से r तक। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो क्या बनेगा, वर्क डन इज इक्वल क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/x को अपर लिमिट लगेगा 1/r माइनस 1/इन्फिनिटी, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/r इधर ही रहेगा, 1/इन्फिनिटी 0 आया, तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बाई r, बाई डिफिनेशन के लिहाज से क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी को मैं पोटेंशियल v के साथ डिनोट करूंगा, यानी पोटेंशियल v किसका, चार्ज q का, at some दूरी r is defined as the amount of work done by the electrostatic force in moving any other charge q naught from that separation to this separation, that work done per unit charge is called potential of this charge at that point, तो यानी पोटेंशियल है बराबर है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो पोटेंशियल आएगा वर्क डन का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q इंटू क्यू नॉट बाई r, डिवाइड करोगे क्यू नॉट, अब देखो क्यू नॉट कैंसिल आएगा, पोटेंशियल के लिए आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज q बाई r, ये एक्सप्रेशन पोटेंशियल का कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, देखो वो सरफेस, फॉर एग्जांपल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, मैंने बनाया एक स्फीयर के सेंटर पे मैंने रखी एक चार्ज प्लस q, ये पॉइंट लूंगा, इस ये दूरी कितनी है r, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल यही है, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल यही है, तो इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो ऐसी सरफेस को हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस की डिफिनेशन है एट विच द पोटेंशियल इज सेम एट एवरी पॉइंट। इसकी दो प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी देखो, यहाँ से मुझे कोई चार्ज क्यू नॉट है, मुझे इसको यहाँ से यहाँ मूव कराना है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस के दो पॉइंट्स पर, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पर मैं इसको शिफ्ट कराना है, सिर्फ दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम है, इसलिए वर्क डन 0 होगी, तो मेरे का वर्क डन इज इक्वल क्यू इंटू डेल्टा वी,
ये आपने अपने 12th में पढ़ा होगा, चार्ज क्यू इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। मगर दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो कोई भी वर्क नहीं करनी पड़ेगी। देयरफॉर पहली प्रॉपर्टी है नो वर्क इज डन इन मूविंग एनी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अनदर पॉइंट। तो पहली प्रॉपर्टी में से नो वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ एंगल कितना बना रहा, 90। तो यही मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इसकी दो प्रॉपर्टीज, इसकी डिफिनेशन और इसकी दो प्रॉपर्टीज। अगर कभी बोर्ड में आएगा राइट थ्री प्रॉपर्टीज, आप इसकी डिफिनेशन को भी इसकी प्रॉपर्टी बनाना। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अभी हमने सीखा था कि जब हम इलेक्ट्रिक डायपोल को डालते हैं यूनिफॉर्म फील्ड में तो वहां टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। तो उस टॉर्क की वजह से टेंडेंसी ये होती है कि डायपोल ऐसे ओरिएंट हो जाए इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। नाउ अब जब डायपोल यहां पर है तो उसको किसी एक्सटर्नल टॉर्क ने वापस रोटेट कराया होगा, इसकी टेंडेंसी है डायरेक्शन ऑफ फील्ड में जाना। लेकिन जब इसको ऐसे लाया गया तो वर्क डन हुई होगी, और दैट वर्क डन अगेंस्ट दैट टेंडेंसी। टेंडेंसी इधर आने की, लेकिन आपने इसको अगेंस्ट टेंडेंसी रोटेट कराया तो वर्क करनी पड़ेगी। और जब भी आप फितरत के अगेंस्ट कुछ करोगे वर्क करनी पड़ेगी, और वर्क का जो किया आपने वो स्टोर होती है यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में, कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल। सी मैंने डाला फील्ड ई, मैंने डायपोल बनाया, ये एंगल बना रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना, इसका डायपोल मोमेंट बना रहा था फील्ड के साथ θ1। अब टेंडेंसी थी इसको यहाँ लाना। अब हमने क्या किया, इसको घुमाया θ1 से θ2 की तरफ। देखो पहले बना रहा था ओनली θ1, अब बना रहा θ2। तो अगेंस्ट टेंडेंसी थी इसको यहाँ आना, लेकिन अगेंस्ट टेंडेंसी हमने इसको घुमाया फ्रॉम θ1 टू θ2, तो वर्क करनी पड़ेगी ना। व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 पोजीशन टू θ2 पोजीशन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल टॉर्क, सो वर्क नीड्स टू बी डन, एंड जब वर्क करनी पड़ेगी और दैट वर्क डन, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेटेड एज, वही तो करना है हमें। तो हमें पता है वर्क डन आएगा, रोटेशन में वर्क डन आता है टॉर्क टाउ डी थीटा। ठीक है, आपने कहां से रोटेट कराया, θ1 से θ2 की तरफ। अब क्या होगा, टाउ टॉर्क के लिए अभी फॉर्मूला आया था P साइन ऑफ थीटा, तो यहां आएगा डी थीटा 7, तो θ1 θ2। अब देखिएगा डायपोल मोमेंट कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आएगा साइन ऑफ थीटा। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, θ1 से θ2 की तरफ। तो हमारा वर्डन आएगा P, तो अपनी जगह साइन थीटा की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस ऑफ थीटा, अब वो जाएगा θ1 से θ2 की तरफ। अब वर्डन इज इक्वल टू P, ठीक, माइनस तो बाहर गया माइनस P, फिर यहां है कॉस थीटा, लिमिट्स θ1 से θ2। अब क्या होगा, वर्डन इज इक्वल, मैं माइनस P को बाहर रखूंगा, यहां अपर लिमिट कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट कॉस θ1। अब मैं क्या करूंगा, माइनस P को मल्टीप्लाई करूंगा कॉस θ2, आएगा माइनस P कॉस θ2, माइनस माइनस हो गया प्लस, मगर मैं लिखूंगा माइनस फिर और माइनस। अब क्या आएगा, माइनस P कॉस θ2 माइनस P कॉस θ2 कॉस θ1। इसको मैंने इसके साथ भी मल्टीप्लाई दिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई दिया, बीच में माइनस वैसे रखा। अब इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट कहूंगा। बट हमें पता है वर्क डन होता है डेल्टा यू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे विद, अभी वर्क डन कितना आया था, माइनस P कॉस θ2, फिर माइनस P कॉस θ1। जब कंपेयर करेंगे तो आप साफ साफ देखोगे W के बदले W है, U2 के बदले ये सारा आएगा, U1 के बदले ये सारा आएगा, तो बीच में यहां माइनस, यानी U2 के बदले आएगा माइनस P
कॉस ऑफ थीटा 2 एंड u1 के बजाय आएगा माइनस पी कॉस थीटा 1. What is u2? Potential energy at position 2 when angle was theta 2 between dipolement and field, and here it is u1. तो जब थीटा 2 पे ये एंगल, ये पोटेंशियल एनर्जी थी, थीटा 1 पे ये था, तो इन जनरल हम क्या लिख सकते हैं? इन जनरल हम लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल होगा वो आएगा माइनस पी कॉस ऑफ थीटा. देखो जब यहाँ थीटा 2 आया था यहाँ u2 आएगा, जहाँ थीटा 1 तो यहाँ थीटा 1 तो यहाँ u1 आएगा. तो इसी का मतलब है u इज इक्वल टू माइनस पी कॉस ऑफ थीटा हो गया p डॉट ई. यहाँ भी स्पेशल केस है. अगर थीटा 0 होगा तो देखिएगा कॉस ऑफ 0 होता है, कॉस ऑफ 0 होता है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा माइनस पी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू है. अगर थीटा का वैल्यू होगा 180 तो कॉस ऑफ 180 होता है माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो u मैक्सिमम आएगा और वो आएगा पीई. मिनिमम वैल्यू है माइनस पी, मैक्सिमम वैल्यू है पी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैपेसिटेंस, गिव इट्स यूनिट्स. व्हाट इज कैपेसिटेंस? हमारे पास कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस. पहले कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर चार्ज. पहली बात, जितना भी आप उस पर चार्ज बढ़ाओगे उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, ठीक. एंड हमें पता है Q इज प्रोपोर्शनल टू C, सॉरी Q इज पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू V. यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको स्फीयर की बात करूंगा. स्फीयर का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. स्फीयर की सरफेस पे चार्ज, स्फीयर की सरफेस पे, तो जितना भी चार्ज बढ़ाऊंगा उतना पोटेंशियल बढ़ेगा. तो जितना पोटेंशियल बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा जितनी चार्ज बढ़ेगी. तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V. तो Q इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, that is C into V, where C is equal to charge Q by V, and C is called the capacitance of that capacitor. It is the ratio of charge stored by that capacitor to the potential raised. यही मैंने लिखा, capacitance of the capacitor defines the ratio of charge stored by it to the potential up to which it is raised. यानी चार्ज स्टोर्ड बाय पोटेंशियल रेज्ड, ठीक है ना. अच्छा, इसका यूनिट में बोलूंगा, ये इसका यूनिट है फैराड. कैपेसिटर का यूनिट है, ऐसा यूनिट है फैराड. गिव इट्स यूनिट्स. इसका यूनिट है फैराड. फैराड बहुत बड़ा यूनिट है, यहां मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. तो हम स्मॉलर यूनिट्स यूज करते हैं, माइक्रो फैराड, मिली फैराड यूज करते हैं, ठीक है ना. एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का काम क्या है? चार्ज स्टोर करना. सर हम प्लेट को चार्ज देंगे तो ये स्टोर होती जाएगी, पर चार्ज स्टोर होते होते पोटेंशियल भी रेज होगा. जब पोटेंशियल भी रेज होगा तो फील्ड भी रेज होगा. एक वक्त आपका पोटेंशियल इतना रेज हुआ कि फील्ड इतना रेज हो जाएगा, ये अपने विसिनिटी में एयर को आयोनाइज करेगा. जब आयोनाइज करेगा तो मसला खराब हो जाएगा, यानी पोटेंशियल बढ़ेगा, फील्ड भी बढ़ेगा. एक वक्त वो अपने विसिनिटी में एयर मॉलिक्यूल्स को पोलराइज करेगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेयर्स में कन्वर्ट करेगा. तो नेगेटिव इस पर आएगा, नेगेटिव इस चार्ज को फिर नलिफाई करेगा, और जो हमारा मकसद था चार्ज स्टोर करना वो तो खत्म हो गया. अब क्या करना चाहिए? हाउ वी कैन स्टोर मैक्सिमम चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर? व्हाट इज टू बी डन? आपने चार्ज सप्लाई की, इसका पोटेंशियल रेज हो गया. फॉर एग्जाम्पल इसका पोटेंशियल वहां तक रेज हुआ जहां के बाद अब फर्दर हम इसको चार्ज स्टोर नहीं करा सकते हैं. अब क्या करो, इसको दूसरे वायर के दूसरे शीट मेटेलिक प्लेट के विसिनिटी में रखो, हमसाए में रखो. ये प्लेट ए है. अब हमने प्लेट ए को क्या रखा? प्लेट बी के विसिनिटी में, मगर ये खुद न्यूट्रल है. तो बाय इंडक्शन क्या होगा? इधर से नेगेटिव आएगा, इधर से पॉजिटिव आएगा. नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल ए का कम होगा, पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा. देखो इस नेगेटिव की वजह से ए का पोटेंशियल कम होगा, पॉजिटिव की वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ेगा. लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल ए का कम होगा, बिकॉज नेगेटिव ज्यादा क्लोजर है एज कंपेयर टू पॉजिटिव, तो नेगेटिव का ज्यादा असर होगा. तो पोटेंशियल क्या हुआ? कम. तो आपने क्या किया? चार्ज स्टोर की थी, पोटेंशियल अपने पीक पे पहुंचा था. अब उतनी ही चार्ज स्टोर होते होते
इसके आने से यहाँ इसका पोटेंशियल रेज हुआ। अब हम फर्दर चार्ज को दे सकते हैं ताकि अपनी अपर जो कैपेसिटी उसकी है वहाँ तक उसका पोटेंशियल पहुँचे। तो अब हम उसको क्या करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको अर्थ करते हैं। ठीक है, जब हमने अर्थ की, पॉजिटिव चार्ज कहाँ चली गई, अर्थ में। अब यहाँ पर खाली नेगेटिव रहा, तो नेगेटिव की वजह से इसका पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया। जब इसका पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, अब चार्ज तो स्टोर थी, अब इसका पोटेंशियल ड्रास्टिकली डिक्रीज हो गया, तो अब इसको फर्दर और चार्ज हम स्टोर करा सकते हैं ताकि पोटेंशियल उस पॉइंट तक आए जहां के बाद इसको फर्दर हम रेज नहीं करा सकते। तो दिस द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आपके बोर्ड्स में आए डायग्राम 3 स्टेप्स में ऐसे बनाना, इसको लिखना। यहाँ पे इंडक्शन हुआ, इंडक्शन की वजह से यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल इसका कम हो रहा है, पॉजिटिव की वजह से ज़्यादा हो रहा है। चिना चाहिए नज़दीक है, ओवरऑल कम होगा। तो जब कम होगा, अब जब हम इसको अर्थ करेंगे तो इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो पोटेंशियल इज ड्रास्टिकली डिक्रीज सो दैट मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड ऑन इट। ठीक, नाउ इसके बाद हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन निकालनी है। यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है, मैंने पैरेलल प्लेट लिया है, दो प्लेट्स, एक पॉजिटिव प्लेट, एक नेगेटिव प्लेट, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, यहाँ माइनस सिग्मा, इसका एरिया ए होगा, इसका भी एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इज डी। तो मैं क्या निकालूंगा, मुझे निकालनी इसकी कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स V, वो बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्टेंस D। देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्लेट्स के दरमियान होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट आप याद रखोगे, ये यहाँ डेरिवेशन डिराइव करने में हेल्प देगा। तो हमें V इज इक्वल, E का वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इनटू आएगा D। V इज इक्वल, सिग्मा क्या है, चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, दैट चार्ज पर यूनिट एरिया, एप्सिलॉन 7 है और यहां डी है। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे क्या करोगे आप क्यू को लिखोगे, इधर ही डालोगे, ए एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, डी नीचे जाएगा, ठीक, ए एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा, डी नीचे जाएगा, ठीक है, और साथ ही भी आप इसको क्या करोगे, आप यहां से क्यू बाई वी निकालो, क्यू बाई वी वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो क्यू बाई वी होता है कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो डेरिवेशन इसकी फिनिश्ड, ठीक। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे, V इज इक्वल ई डी, ई का वैल्यू डालोगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का वैल्यू डालोगे क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई ए, फिर आएगा वो क्यू बाई ए, फिर ऑलरेडी वहाँ एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ डिवाइड है, यहाँ से क्यू बाई वी निकालोगे, क्यू बाई वी हमारा सी है, तो डेरिवेशन फिनिश्ड। नेक्स्ट, हमें अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है, लेकिन हमने क्या डाला, इसमें एक कंडक्टिंग स्लैब हमने डाला, और हमें पता है कंडक्टिंग स्लैब में नेट फील्ड 0 होता है, ठीक। अब जो फील्ड आएगा वो खाली इस स्पेस में आएगा और इस स्पेस में आएगा, यानी टोटल डिस्टेंस थी डी, इसमें इसकी थिकनेस टी है। अब जो ई नॉट की एग्जिस्टेंस है वो टी को छोड़ो, बाकी कितना बचा, डी को आप टी छोड़ो, ये रीजन और ये रीजन, दैट्स डी माइनस टी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट हो रहा है डी माइनस टी में, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स आएगा V, वो ई नॉट इंटू डी नहीं आएगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी आएगा। अब व्हाट इज ई नॉट, ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय, यहां पर आएगा दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर आएगा डी माइनस टी। V इज इक्वल, सिग्मा का वैल्यू डालो, अभी जो डाला था क्यू बाई ए, फिर एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ डी माइनस टी। यहाँ से क्या करो आप यहाँ क्यू बाई वी निकालो, क्यू को डिवाइड करो V, वो आएगा ए एप्सिलॉन नॉट को जब डिवाइड करेंगे डी माइनस टी। व्हाट इज क्यू बाई V, वही तो मेरा C है, C आया ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी माइनस टी, इसकी कैपेसिटेंस है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस टी में मैं डी कॉमन निकालूंगा, वो आएगा 1 माइनस टी बाई डी,
तो डी कॉमन निकला, यहाँ टी बाई डी आएगा। बट अभी आपने देखा ये भी इसकी डेरिवेशन है। अभी आपने देखा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी क्या होता, पैरेलल प्लेट प्लेट की कैपेसिटेंस जब उसमें वैक्यूम होता था। इसको मैं डिनोट करूंगा अब, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी दैट इज इक्वल C नॉट, मींस कैपेसिटेंस बिटवीन द टू प्लेट्स व्हेन देयर इज ओनली फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाई डी। ठीक, आप देखो यहां पे, देखो ये टर्म जो यहां से है टी बाई डी, ये यहां से 1 से कम आया तो C बढ़ गया। इसका मतलब है ऑन इंसर्टिंग दी कंडक्टिंग स्लैब कैपेसिटेंस बढ़ गई, यानी C नॉट से ज्यादा आया। अब हमें क्या करना है, हमें इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालनी है। लेकिन अब हमने क्या डाला, एक डायरेक्ट स्लैब डाली। डायरेक्ट स्लैब में देखो इधर फील्ड आएगा आगे ई नॉट, वापस इंडक्शन, देखो इसमें इंड्यूस्ड चार्ज जो इसमें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप प्लस क्यू बनाओगे तो ये माइनस क्यू है, तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस्ड है, यहाँ प्लस क्यू इंड्यूस्ड है। और याद रखिएगा यहाँ पर कंडक्टिंग स्लैब में प्लस क्यू का यहाँ माइनस क्यू बराबर आता था, लेकिन यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज इसके बराबर नहीं आता है डायरेक्ट में। और डायरेक्टर के इनसाइड नेट फील्ड आता है, वो कितना आता है, ई नॉट बाई के। वो नेट फील्ड किससे बराबर होता है, आगे वाला ई नॉट और इंड्यूस्ड फील्ड वापस ई आई होगा इंड्यूस्ड, तो ये तो अपोजिट है, तो ई नॉट माइनस ई आई आता है, दैट इज इक्वल ई एम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम मीडियम, दैट इज इक्वल ई नॉट बाई के, वेयर के इज द डायरेक्ट कांस्टेंट ऑफ दैट मीडियम। सर विच मीडियम, जिसका ये स्लैब बनी हुई है। सर ये क्या है, ये डायरेक्ट स्लैब है जिसका डायरेक्ट कांस्टेंट के है। इसमें फील्ड जो आगे आएगा वो ई एम से डिनोट करेंगे, वो किसके बराबर, ई नॉट बाई के। सर वो असल में किसके बराबर आएगा, वो इन दो फील्ड्स के माइनस के बराबर आएगा, लास्ट में वो निकलता है ई नॉट बाई के बराबर। मुझे यहाँ पे इसकी डेरिवेशन पे मुझे नहीं जाना, मुझे अपना रिजल्ट डेराइव करना है कैपेसिटेंस का। तो यहां से क्या है, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स, दो प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, वो एक तो ई नॉट इंटर ई नॉट कितने स्पेस में आ रहा है, वो आ रहा है डी में से टी कॉटो, वो आएगा डी माइनस टी प्लस ई मीडियम। बताओ ई मीडियम कितने में आ रहा है, ई मीडियम कितने में आ रहा है, वो आ रहा है टी में, तो ई मीडियम इंटू टी। अब देखो क्या आएगा, V इज इक्वल ई नॉट इंटू डी माइनस टी, ई मीडियम होता है ई नॉट बाई के इंटू टी। अब देखो V इज इक्वल ई नॉट कॉमन आएगा तो वह आएगा डी माइनस टी, फिर आएगा प्लस टी बाई के। अब V इज इक्वल ई नॉट का वैल्यू हमें पता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है, फिर आया यहाँ डी माइनस टी प्लस आया टी बाई के। अब देखो V इज इक्वल सिग्मा का वैल्यू है चाहे क्यू बाई ए, फिर है एप्सिलॉन नॉट, फिर यहाँ आया डी माइनस टी प्लस टी बाई के। देखो मैं क्या करूँगा, मैं क्यू को डिवाइड करूँगा V, जब क्यू को मैं डिवाइड करूँगा V, तो ये इधर जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिर डिवाइड में आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो क्यू बाई V, यही तो मेरी कैपेसिटेंस C है, कैपेसिटी निकली बराबर ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी प्लस टी बाई के। आप एज इफ इस तरह भी रिजल्ट लिख सकते हैं, या और आप ऐसे भी लिख सकते हो, C इज इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई, ठीक, यहां पे क्या आया डी माइनस टी प्लस कितना है टी बाई के। अब देखो क्या करोगे आप, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई डी माइनस टी को कॉमन निकालोगे आप, टी को कॉमन निकाला, जब टी को कॉमन निकाला तो यहां बचा 1 और यहां बचा 1 बाई के, मगर साइन रहा माइनस 1 बाई के। अब क्या करोगे आप, ए एप्सिलॉन नॉट को डिवाइड करोगे, डी माइनस टी में आप डी को कॉमन निकालोगे, वो आएगा 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और C इज इक्वल, देखो ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी वो तो मेरा C नॉट था, डिवाइड बाई 1 माइनस टी बाई डी इंटू 1 माइनस 1 बाई के, तो डेरिवेशन कंप्लीट।
तो यहां पर भी हम बता सकते हैं जो मेरे पास कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो बढ़ गया, चाहे मैं कैपेसिटर के दो प्लेट्स में कंडक्टिव स्लिप डालूं या डायरेक्ट स्लिप डालूं, इसी कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। Derive an expression for the energy stored in parallel plate capacitor। एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमें एक्सप्रेशन निकालनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में लिखा जाता है। देखो व्हेन कैपेसिटर इज चार्ज, जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, देन वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, या मैं कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जेंस। दिस वर्क डन is stored in the form of potential energy calculated as, जो हमें कैलकुलेट करना है। देखो जब हमने बैटरी के साथ इस कैपेसिटर को जोड़ा, जब हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज डाला, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, अब नेक्स्ट प्लस चार्ज डालने में इस पॉजिटिव की रिपल्जन को ओवरकम करना होगा। यानी जब हमने प्लस डी क्यू डाला, फिर फर्दर डी क्यू, फर्दर डी क्यू, फर्दर डी क्यू, अब तो जब टोटल चार्ज क्यू आएगी, रिपल्जेंस का सामना करना पड़ेगा। तो वर्क डन, बैटरी हैज टू डू वर्क अगेंस्ट दोज रिपल्जेंस इन ऑर्डर टू चार्ज इट, एंड दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड एज। वो वर्क डन कैसे निकालते हैं हम? दैट पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन एंड दैट वर्क डन इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ, कहां से आपने चार्ज किया, जीरो से क्यू तक। आपने पहले कितनी चार्ज ऐड की थी, डी क्यू, अगेंस्ट व्हाट पोटेंशियल वी। तो इस स्टेप से आप आगे लोगे तो हमें पता है, सिंस हमें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो वी आएगा बराबर क्यू बाई सी। तो पोटेंशियल एनर्जी आएगी बराबर जीरो से क्यू, डी क्यू है, अब वी क्यू बन जाएगा क्यू बाई सी। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करूंगा तो सी कैपेसिटेंस है, कांस्टेंट है, तो बाहर जाएगा। अब इंटीग्रेशन है क्यू डी क्यू, फिर जीरो से क्यू, वो वन बाई सी बार, क्यू डी क्यू की इंटीग्रेशन आएगी क्यू स्क्वायर बाई टू। अब लिमिट लगेगा जीरो से क्यू तक। देखो वन बाई टू तो बाहर जाएगा और सी भी बाहर, सी तो बाहर है ही। अब क्यू स्क्वायर का अपर लिमिट लगेगा क्यू स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, दैट इज क्यू स्क्वायर बाई टू सी। यानी हमें u का वैल्यू आया क्यू स्क्वायर बाई टू सी। और सिंस क्यू बराबर होता है c इंटू वी, तो यह आएगा u इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाई ट्वाइस सी, सी ए कैंसिल, तो आएगा वन बाई टू ऑफ सी वी स्क्वायर। तो दो में से एक आप लिख सकते हैं, लेकिन यस दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। लेकिन अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करेंगे, यहां मैं एक पॉइंट ऐड करूं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमें पता है कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा वन बाई टू ऑफ सी, सी का वैल्यू है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इंटू आएगा वी स्क्वायर। अब देखिएगा यू इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, ई इंटू डी, वो आएगा ई स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, एक डी कैंसिल, तो यू आएगा बराबर वन बाई टू ऑफ, फिर लिखूंगा मैं एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखूंगा मैं ए स्क्वायर, फिर लिखूंगा ए एरिया इंटू डी। आपको पता है प्लेट्स का एरिया इंटू सेपरेशन प्लेट्स के दरमियान जो है दैट इज द वॉल्यूम, तो दैट इज दिस इज वॉल्यूम, दिस एनर्जी इज इक्वल टू वन बाई टू ऑफ epsilon naught into E square into volume. So energy per unit volume will be equal to 1 by 2 of epsilon naught into E square. That's why we say that in parallel plate capacitor energy is stored in the form of electric field there. Now the last question. Explain series and parallel combination of capacitor. देखो ऐसे कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की डिफिनेशन है व्हेन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर, यानी पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर्स
are said to be connected in series. इनको मानते हैं हम connected in series है कब? when same charge flows through ईच कैपेसिटर, जब हर एक कैपेसिटर के थ्रू चार्ज सेम हो जाए। देखो यहां पोटेंशियल कितना है V, यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा ना वो V1 आएगा, यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो V2 आएगा, यानी जो मेरा V आएगा वो V1 प्लस V2 के बराबर आएगा, यानी जो मेरे पास V आएगा वो मेरे पास V1 प्लस V2 के बराबर आएगा। देखो Q इज इक्वल टू CV होता है और V होता है Q बाई C। अच्छा, जो V1 आएगा एक सेकंड, कहीं ना कहीं डाउट है। ये मेरे पास V है, ये मेरे पास V1 है, यहाँ V2 है, तो V1 प्लस V2, ठीक है। जो मेरे पास V1 आएगा वो आएगा Q बाई C1, V2 आएगा Q बाई C2। चार्ज क्यों सेम रखा? बिकॉज ईच चार्ज फ्लोज सेम इन ऑल द कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब V नेट कितना आएगा? Q बाई C नेट, ये नेट वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू Q बाई C नेट। यानी अगर हमने दो कैपेसिटर को एक ही कैपेसिटर माना, उसकी कैपेसिटेंस आएगी C नेट। अब देखो Q कैंसिल, तो 1 बाई C नेट इज इक्वल 1 by C1 plus 1 by C2. This is how to calculate the equivalent capacitance and net capacitance of a capacitors connected in series. Now parallel combination. देखो ये parallel combination है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कब कहते हैं? देखो ये कैपेसिटर है, जितना वोल्टेज यहां होगा, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहां होगा, और वो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर है। जब दोनों कैपेसिटर्स के थ्रू पोटेंशियल, जब दोनों कैपेसिटर्स के पैरेलल्स के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी हम लिखेंगे कैपेसिटर्स आर सेड to be connected in parallel if, इनको कहा जाएगा पैरेलल में कब? when if same potential difference arises across their plates। अगर उनके प्लेट्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, तो ऐसी कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से चार्ज फ्लो हुई Q, इस Q में से इधर से चली गई Q1 और इधर से चली गई Q2। हमें पता है टोटल चार्ज जो आएगा वो Q1 प्लस Q2 के बराबर आएगा। टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 के बराबर। लेकिन सिंस हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होगा, Q1 आएगा बराबर C1 इंटू V, Q2 आएगा C2 इंटू V। सर V क्यों सेम रखा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। अब क्यों नेट, जो नेट आएगी, जो ओवरऑल चार्ज आएगी, वो आएगी C नेट इंटू V। V कैंसल, जो C नेट आया वो C1 प्लस C2 आया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटेंस होती है वो कैपेसिटेंस के सम के बराबर होती है, ठीक है ना। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल कैपेसिटेंस जो है वो कम होती है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस, यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस कम होती है और पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि बीच में मेरी स्पीड थोड़ी पकड़ी होगी, लेकिन आपका टाइम भी लिमिटेड है, ठीक है। आपका 1.5 मंथ तकरीबन बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए रह गया है, और आपको फिजिक्स सेमेस्टर बायो हर एक चैप्टर मतलब प्रॉपरली कवर करना है। तो थोड़ा स्पीड के साथ मैंने बीच में कुछ क्वेश्चंस किए, लेकिन बोर्ड के लिहाज से जितना बिट बाई बिट मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया है। तो इंशाल्लाह अब मुलाकात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।